अभी जो ध्रुव राठी का स्वराज आया है उसमें कितना स्वराज है? उसमें उतना ही स्वराज है जितना कांग्रेस पार्टी के खटाखट में पैसा है। मतलब अगर हम ध्रुव राठी की उस वीडियो की बात करें जो उसने मिशन स्वराज लाया है, वो इतना बचकाना वीडियो है। और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब जो पॉलिटिशियंस हैं उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। अब देखो क्या है ना कि मिशन स्वराज उसने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके नाम पर लाया है। अब ये महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं इनकी एक नस है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैचू है वो बनाने की बात की जा रही थी और उसका उसने बहुत तिरस्कार किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनना ये मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन क्या सचमुच वेस्ट ऑफ मनी है? काफ़ी लोगों को ये लगता भी है कि अगर स्टैचू बन रहा है तो उसका कोई हमारी इकोनॉमी में कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन सेम उसी तरह उसने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके स्टैचू के बारे में भी बोला था कि अगर 1 मिलियन लोग भी वहाँ पर आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। हालांकि वहाँ पर 5 मिलियन आए, काफ़ी सारा जो पैसा है वो जनरेट कर रहा है, इकोनॉमी में काफ़ी अपना योगदान जो है वो स्टैचू प्रोवाइड कर रहा है। इनडायरेक्ट इकोनॉमी भी स्टार्ट होती है, जो एक उसके ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी स्टार्ट होती हाँ, है। इनडायरेक्ट इकोनॉमी। तो एक व्यक्ति जो ये नहीं समझ सकता है और सीधे तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो वेस्ट ऑफ मनी ये कहता है। दूसरी तरफ जब उसने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर वीडियो बनाया था उस टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की थी जो कि काफ़ी गलत था। उसका क्रिटिसिज्म जो है काफ़ी लोगों ने किया था। उसके बाद भी उसने ना वो वीडियो रिमूव किया ना ही कुछ। तो उससे पता चलता है उसको रिस्पेक्ट कितनी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये तो बस ऐसा है कि इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए उसने मिशन का नाम रखा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब मिशन रखने के बाद उसने क्या किया है, कुछ चीज़ें उसमें बताई कि जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। 5-6 चीज़ें उसमें उसने बताई। अब उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वैकेंसी फिलअप करना यही बातें चलती रही। और उसको उसने इतना इनोवेटिव कुछ चीज़ बताई कि उसने ये भी कहा कि जो पॉलिटिशियंस है वो झूठे मुंह ही ये सारी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में लिख देते थे। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों के मैनिफेस्टो है। मतलब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनका भी मैनिफेस्टो, मतलब महाविकास आघाड़ी का भी है, महायुति का भी है। अब हम ये जो उसने चीज़ें बताई ये इनके मैनिफेस्टो में है या नहीं ये भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इससे उसका जो भांडा है यही फूट जाता है। और मुझे आश्चर्य है जो पॉलिटिशियंस है उनका हो रहा है, जो सपोर्ट में उसके आए हैं, कि भाई तुमको हिम्मत नहीं हुई क्या बोलने की तुम्हारा मैनिफेस्टो तुमने भी नहीं पढ़ा है क्या? हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो उसने कहा है, भली वहाँ महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों के मैनिफेस्टो में सारी चीजें लिखी हुई है सारी चीजें लिखी जो उसने सजेशंस में बोली है। इनफैक्ट उन्होंने जो सजेशन दिए उसके आगे जाके कुछ चीजें हाँ, इन्होंने वही इसलिए मैंने कहा कि डिस्कस करना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले जो उसने सॉल्यूशंस बताए हैं कितने भद्दे सॉल्यूशंस है। जो छोटे बच्चों को भी पूछ लिया जाए वो भी बता देगा कि भाई क्यों यहाँ पर हमारे यहाँ पर केसेस जो है डिले होते हैं, क्योंकि जजेस की वैकेंसी नहीं है। क्यों हमारे यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही, वैकेंसी नहीं है। अरे भाई इससे आगे बढ़कर अगर महाराष्ट्र को सही में समृद्ध बनाना है तो इससे आगे बढ़कर सॉल्यूशंस की बात करनी होगी। जैसे आज के समय में अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई की बात ना करो, कोई भी सॉल्यूशन आप दे रहे हो और उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों की बात ना करो, आप बस एक एज ओल्ड जो एक सॉल्यूशन बनता है वैकेंसीज बढ़ाने का वही बता रहे हो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी रेग्रेसिव सॉल्यूशंस हो गए। मैं आपको बोल रहा हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ाना शुरू किया और स्टार्टिंग में ये सारे सॉल्यूशंस जो है लिखने के लिए मेंस आंसर राइटिंग में ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो एक ढांचा क्रिएट करके देते थे। तो उसमें ये बोलते, अब तो वो ढांचा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं रखते हैं कि भाई वैकेंसीज फिलअप करो, ये करो, वो करो, वो अब भी नहीं रखते हैं। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, अब एआई के हिसाब से चीज़ें आई है तो अब मेंस आंसर राइटिंग के लिए उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर बताना पड़ता है। और दूसरी जो मुझे और आश्चर्य करने वाली चीज़ है कि इसने फ्रीबीज की बात की। ध्रुव राठी ने स्टार्टिंग के ही वीडियो में कहा कि भर भर कर पैसा बांट रहे हैं, लोन वेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब उसका मेन मुद्दा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं महाराष्ट्र के वो फ्री बीज पर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो महायुति सरकार जो है वो 2100 रुपये पर महीना देना हो या फिर जो महाविकास आघाड़ी है वो 3000 रुपये पर माह देना हो। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जब हमारे लोकसभा इलेक्शंस थे उस समय पर राहुल गांधी जी, मतलब जो कांग्रेस है, मतलब जो इंडिया अलायंस है, वो तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रही थी साल भर का। तो मतलब जो खटाखट योजना है वो उस वक्त उसने क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि उनका मेन मुद्दा वही था खटाखट। उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था, जो गारंटी कार्ड लेके काफ़ी महिलाएं इलेक्शन के बाद पहुंची थी।
वो जो कांग्रेस के दरबार है उसमें कि भाई हमको पैसा दो, मतलब उस वक्त उसने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर जो फ्रीबीज दी जा रही है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और जब उसी वीडियो में जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो एडवांटेजेस देने की बात होती है, तो जैसे एक इकोनॉमिस्ट को कोट किया जाता है, वैसे राहुल गांधी को कोट किया गया। राहुल गांधी को, वो तो हम आगे आएंगे जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे। उस समय पर जो राहुल गांधी को कोट करने वाली चीज़ थी, हेलीकॉप्टर मनी की बात थी, उसको भी समझ में नहीं आया हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है। हेलीकॉप्टर मनी बताएंगे क्या होता है, लेकिन मुझे अब सवाल ये करना है जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों ने, जो अलग अलग पार्टी है महाविकास आघाड़ी में जो शामिल है, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है ध्रुव राठी का। मतलब वो आदित्य ठाकरे जी हो, शिवसेना जो यूबीटी है उसके, काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है उनका। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि क्या ये जो पॉलिटिशियंस है जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्या ये जो 3,000 रुपये प्रति माह देने की बात कर रहे हैं, क्या अब उससे वो नकार कर रहे हैं कि हम नहीं देने वाले हैं महिलाओं को? अगर ऐसा है तो खुलेआम उन्होंने बताना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर ऐसा हो गया ना यार, हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ध्रुव राठी ने बोला है कि भाई ये फ्रीबीज अच्छे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रीबीज जो अब नहीं देने वाले, हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में जो उन्होंने बाकी चीज़ें बोली उस पर काम करेंगे, फ्रीबीज बंद, ना फार्म वेवर देंगे ना कुछ देंगे, मतलब क्या। और उन्होंने तो 4,000 यूथ को देने की भी बात की है पर मंथ, और उसके बाद में 25 लाख का इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी जो इंश्योरेंस चल रहा है 5 लाख का जो मिलता है वही सफिशिएंट है, लेकिन और 25 लाख का इंश्योरेंस देना है। क्या यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, क्या अब ये फ्रीबीज जो देने की बात कर रहे थे, क्या अब उससे नकार रही है, वो नहीं देने वाली है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अगर वो फ्रीबीज दे रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ पर काउंटर क्यों नहीं किया कि भाई जो तुमने बोला है हम ये सारी चीज़ों पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये अभी महाराष्ट्र के लिए ज़रूरी है या फिर हमको देना है क्योंकि हमको लगता है कि इस पर हमारे वोट्स आएंगे। तो ये खुलकर उन्होंने बात क्यों नहीं की? और जब चैलेंज एक्सेप्ट किया गया तो ध्रुव राठी में क्या इतना कॉमन सेंस नहीं है, या फिर क्या इतनी खुददारी नहीं है कि वो उनको बोले कि तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले ये बोलो कि तुम फ्रीबीज नहीं दोगे? वो तो सीधा, उसको पता है ना, उसको पता है कि मेरे को बस क्या चाहिए, मैं तो ये बोल दूंगा जो कॉमन चीज़ है, जो चैट जीपीटी में डाल दूंगा कि भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज़ है और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस है, 3-4 आए वही मैं चिपका दूंगा। फिर उसके बाद पुलिस में क्या है, 3-4 चैट जीपीटी इससे अच्छे जवाब देता है जो उसने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको टेलर्ड सॉल्यूशन नहीं था। जो भी सॉल्यूशन बताया था दैट सॉल्यूशन वाज लाइक वन साइज फिट्स फॉर ऑल। तो हम उसको डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जो चीज़ें उसने बताई है, जो सॉल्यूशंस उसने बताए हैं, उसे एक एक करके एक पैच लेके हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो उसने जो सॉल्यूशंस बताए प्लस जो मैनिफेस्टो में वो बोल रहा था कि झूठे मुंह ही बोल दो, तो भाई दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किस तरीके से मैनिफेस्टो में चीज़ें डाली गई है, कितनी एडवांस तरीके से डाली गई है, और एक्चुअल में महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए जो मैनिफेस्टो में नहीं है पर जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि बाहर बैठे, देश के बाहर बैठे एक राज्य के बारे में बोलना, वो भी सिर्फ हेडलाइन देखकर न्यूज़पेपर की, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। बुरा तब लगता है जब यहाँ के लोग रहने वाले जो है उनको सब कुछ पता रहने के बावजूद इस तरीके बहकावे में आकर बोलते थे भाऊ तुलाच माहीत आहे, भाऊ तुला खतरनाक गोष्टी, अरे तू सर्च, मैंने 2-3 कहा तू सर्च कसा करता भाऊ, इतकं जबरदस्त गोष्टी आणतो कुठून? अरे भाई तुम चैट जीपीटी में डालो, उससे बेहतर चीज़ें तुमको देखने को मिलेगी। राइट। अभी जैसे जर्मनी और इंडिया के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो अराउंड 9,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आई एम सरप्राइज कि कोई 9,000 किलोमीटर्स दूर के अब तो हम सूंघ के भी नहीं बोल सकते। मतलब ही मस्ट बी हैविंग सम क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज़ कि जिनका तीसरी आंख जागृत है और वैसे वो भाप पा रहे जो हमें भी नहीं पता। इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं, वो सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, एंड दिस गाय सिटिंग 9,000 किलोमीटर्स अपार्ट इज सजेस्टिंग अस सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस भी कैसे है जो 10th के एसे में लिखा। आपने यूपीएससी की बात की, बट मेरे हिसाब से तो 10th के एसे में होता एक ढांचा जो बन जाता है कि बच्चों को रटाया जाता है, उससे ही रटी रटाई, मेरे को लगता है जब से भारत छोड़ के गया तब से वही चीज़ें इसके दिमाग में चल रही कि यही इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखा, एक बिहार के व्यक्ति थे, उन्होंने ये मान लिया है कि उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं हुई अपने मैनिफेस्टो में डालने की। भाई देखो, पढ़ो, अगर पढ़ना नहीं आता है तो समझो जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे। है। तो एक जैसे मराठी भी यूट्यूबर है, मराठी मानुस करके, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता उनका, मैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहा था कि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट उनकी जो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो थी वो भी बोले थे कि भाई ये ही तो मैं राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं कब से,
और यही तो सॉल्यूशंस है, और ये होना चाहिए मुझे ऐसा। और उन्होंने लोकसभा के टाइम पे क्रिटिसाइज भी किया था ध्रुव राठी को, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रिबटल और अ काउंटर फ्रॉम हिम कि उनके पास वो भी ये भांप लेते कि नहीं भाई, अगर मैं इतनी वीडियोस डाल रहा हूँ, लाखों व्यूज़ मुझे आ रहे हैं, तो एटलीस्ट द लीस्ट आई कुड डू इज रीड द मैनिफेस्टो ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व। और जब हमने पार्टीज़ की मैनिफेस्टो पढ़ा, हमने जो स्टार्टिंग में ही जो 25 हाइलाइट्स बीजेपी ने दिए हैं मैनिफेस्टो में, उन्हीं मैनिफेस्टो में कितने सारे सॉल्यूशंस जो ये प्रॉब्लम्स है एडवांस तरीके के प्रेजेंट, और वो 10वीं के ऐसे वाले भी नहीं है, वो काफ़ी एडवांस्ड है। ना आपने जैसे अभी राज ठाकरे साहब की बात की, और मैं ये सही में उनको मानता हूँ कि उन्होंने चैलेंज वैलेंज नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो आपने बोली है ये हम कब से बोल रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी समय से वो ये सारी चीज़ें बोल भी रहे हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो राज ठाकरे साहब है वो काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताते भी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हो सकता है जो नहीं हो सकता है, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकलिटी उनके इसमें देखने को मिलती है। लेकिन जो बाकी जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, जो खासकर महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, मुझे उनकी कमाल लग रही है कि उन्होंने खुद का ही मैनिफेस्टो जो है वो पढ़ा नहीं है, उनको पता ही नहीं उनके मैनिफेस्टो में क्या है क्या नहीं है। राइट, एंड डिफरेंट वोटर्स है, हमारा जो वोटर बेस है दैट इज़ हेट्रोजिनस। हर किसी के डिफरेंट डिमांड्स है, हर किसी का एक डिफरेंट कार्यशैली है, और हर किसी का एक वैरिड एक्सपेक्टेशंस है। एक बिजनेसमैन के वही एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकते जो एक सिविल सर्वेंट या फिर एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के। तो ये जो सॉल्यूशन उन्होंने बताए, इन्होंने तो मतलब वो कंसिडर ही नहीं किया कि यहाँ पे वैलिड वोटर्स ग्रुप रहता है, और जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उनको अच्छे से पता है कि वैलिड वोटर ग्रुप्स है, और वैलिड वोटर ग्रुप्स को कैसे ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। तो एक ही सॉल्यूशन हर वोटर ग्रुप को अपीज नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई है महाराष्ट्र में। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को आप खुद यूपीएससी पढ़ाते हो, तो आप किसी भी स्टूडेंट को बताते हो कि कोई भी अगर आप चीज़ एनालाइज कर रहे हो और उसके बारे में सॉल्यूशन लिख रहे हो तो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अभी हम एक एक पॉइंट्स जो है उनको अच्छे से डिस्कस करके चलते हैं। जैसे मेरे दिमाग में, हम क्योंकि विदर्भ में रहते हैं, और ध्रुव भाई की जो वीडियो भी देखी थी उसमें भी हमने देखा कि विदर्भ ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो एम्स सबसे पहले 2015 में घोषणा हुई थी, और 3 साल में एम्स नागपुर में आ गया। IIM नागपुर भी आ गया 2015 के अराउंड। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो उन्होंने कहा, आपके हिसाब से और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में तो ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी गवर्नमेंट के बाद में काफ़ी हद तक देखने को मिला है। देखो, स्कूल, एजुकेशन, कॉलेजेस, ये सारे ना हमको प्रॉब्लम्स पता है। जैसे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गिनाए। जैसे अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स, एक तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अब उसने जो कहा है कि भाई जो भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस बता रहा हूँ वो अपने मैनिफेस्टो में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं डाला है। तो अगर हम 2 ही चीज़ों की बात करें कि भाई वैकेंसीज़ की, तो ये मेरे पास कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मतलब कांग्रेस इन द सेंस महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो है। इसमें एजुकेशन में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली ही लाइन है कि वी इंसिस्ट ऑन फिलिंग द वैकेंसीज एज टॉप प्रायोरिटी इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज कॉलेजेस। तो हो गया, वैकेंसीज की बात यहाँ पर हो गई। अब अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें सीधे तरीके से कहा गया है कि हमने 11,000 जो वैकेंसीज़ है उसको पूरी तरीके से भर लिया है। अब जो महाभर्ती है उसके हिसाब से और जितनी वैकेंसीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप किया जाएगा। मतलब कि दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी जो उसने वैकेंसीज़ की बात की है वो इंक्लूड किया गया है। इससे पहली चीज़ जो उसने बोली थी कि भाई झूठे मुंह ही कह देते, तो उन्होंने झूठे मुंह नहीं, काफ़ी अच्छे मुंह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दोनों ने ही अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं उसको डाला है। इवन बीजेपी के मैनिफेस्टो में आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है और आशा वर्कर्स, उनके लिए भी जो ऑनोरेरियम उनका होता है जो 15,000 मंथली, वो बढ़ाने की बात की। हाँ, अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वैकेंसीज़, देन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिस पे उसने 2 बार भर दिया था। सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसके लिए स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बिल्डअप करना है, ये सारी चीज़ें उसने कही। अब क्या होता है हमारे देश में, हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों है
ये नहीं देखते हैं, जिसके वजह से जो सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं वो काफ़ी आइडियलिस्टिक सॉल्यूशंस लग जाते हैं, वो पूरे होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, क्योंकि स्कूल एक फाउंडेशन है किसी बच्चे का, वहाँ से वो सीखता है। और आज के समय पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ कम बच्चे जाना चाह रहे हैं। कौन से? जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर के बच्चे हैं जो घर से आते हैं, उनके जो माँ बाप है वो उनको प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में कम डालते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण जो पॉलिटिकल लोग हैं वही इसके कारण है। तो मतलब ये है कि जब तक पॉलिटिकल लोग रहेंगे तब तक गवर्नमेंट स्कूल में वही नहीं जाने देंगे। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे स्कूल में, हमारे जो देश है उसमें जो स्कूल्स है उसको आप प्रॉफिट के रूप में नहीं खोल सकते हो। ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को लगता है कि स्कूल खोल दिया बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस वो कानूनन तौर पर नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे हमारे कानून बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। इससे वहाँ बैठकर कानून बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बाहर देश में बैठकर कानून हमारे यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से, अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर कानून है कि स्कूल जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही तैयार की जा सकती है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। आप अगर स्कूल्स में बच्चों को ले रहे हो, जो आपको पैसा मिल रहा है वो स्कूल में ही आपको लगाना है। अब प्राइवेट स्कूल में प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो पैसा उनको आ रहा है वो पैसा वो किस तरीके से आप कमा रहे हैं? एक तो फीस लेते हैं, हेवी फीस लेते हैं। दूसरा, जो स्कूल बैग्स है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, जो यूनिफॉर्म है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, जो किताबें गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटीज़ है लेकिन जो किताबें हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी कुछ दुकानें नोटेड है कि भाई यही दुकानों में जाके आपको यूनिफॉर्म जो है सिलवाना है। हर साल यूनिफॉर्म में थोड़ी बहुत चीज़ें बदल कर देते हैं और नए यूनिफॉर्म जो है वो लेने पड़ते हैं, नए शूज़ लेने पड़ते हैं, नए सारी चीज़ें, किताबें नहीं लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक साल का गैप है किसी भाई बहन में या भाई भाई में या बहन बहन में, तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर था अब वो दूसरे क्लास में चला गया है या चली गई है तो अब अपने जूनियर भाई या बहन को वो किताबें जो है वो दे देंगे। अब ऐसा भी नहीं होता है। किताबों में भी चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं इससे वो पैसे ले रहे हैं। अब ये पैसा उन्होंने वापस स्कूल में ही लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मैनेजमेंट है वो पैसा अपने जेब में भर दे रहा है और ये यहाँ पर गैर कानूनन तरीके से हो रहा है। अब बहुत लोगों को ये लगे गैर कानून तरीके से हो रहा है तो फिर इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, उस समय पर अशोक चौहान, उनका स्टेटमेंट था कि जब लोग आए थे कि भाई हमको यहाँ पर स्कूल ओपन करना है, तो उस समय पर इन्होंने कहा था कि ग्रांट हम सरकार से नहीं लेंगे। उनका भाषण नहीं है, उन्होंने कहा था कि ग्रांट्स नहीं लेंगे, हम हमारे हिसाब से स्कूल चलाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा? बिल्कुल नहीं। जब स्कूल के लिए अनुमति दी गई उसके बाद इनके तरफ से जो ग्रांट्स मांगे गए सरकार की तरफ से कि हमको ग्रांट्स चाहिए और ग्रांट्स इनको देने भी पड़े। अब सबसे मेन सवाल आता है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि स्कूल ओपन करने के लिए आपको इतनी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है कि मतलब एक आम इंसान, अगर आप और मैं खोलना चाहें तो हम तो पागल ही हो जाएगी, छोड़ो यार हमको नहीं खोलना है। ये आसान किसके लिए है? जो पॉलिटिशियन, जो खुद वहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस जो है वो किसी पॉलिटिशियन के द्वारा ओपन किए गए हैं, या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बोलिए, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो पॉलिटिशियंस जो हैं उनके द्वारा ओपन किए गए हैं। अब मुझे आप बताइए कि आप एक पॉलिटिशियन हो, आपकी एक स्कूल है, आप चाहते हो कि भाई उससे मेरे को रेवेन्यू जनरेट होता रहे, मेरे को प्रॉफिट बनता रहे, और आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, आप चाहोगे आपकी फ़ीस कम हो जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो धंधा करना है ना, आपको तो बिजनेस करना है। आप ज़्यादातर पेरेंट्स को देखो जो कहते हैं कि भाई मेरे को जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डालना है, उनका एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा नहीं रहेगा। उनका पहला मुद्दा रहेगा कि जो सराउंडिंग है वो उसको अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है अच्छी चीज़ें ना सीखे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अब आप मुझे एक चीज़, और दूसरी ये भी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश का जो एजुकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी, जो नॉलेज है, वो इतना अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादातर बेस्ड होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को में ही उनका मीडियम होता है। तो बहुत सारे लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड रिकग्नाइज लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसका हर जगह पे यूज़ होता है और इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी देखा जाता है, तो वो भी एक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो 3-3 महीने में सीख जाते हैं, ये पेरेंट्स को नहीं पता है। दूसरा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उन पर जब रिसर्च की गई
कि भाई यहाँ पर जो फीस है वो क्यों बढ़ाई जा रही है, तो हर स्कूल का ये कहना था कि हमको लॉस हो रहा है इसलिए हमको फीस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जब तहकीकात की गई दिल्ली में तो पता चला कि ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, इनके अकाउंट में पैसे हैं। इवन कुछ कुछ स्कूल्स ने तो एफडी में भी जमा करके रखे हुए थे। इतने पैसे रहने के बावजूद वो फीस जो है वो इंक्रीज कर रहे थे। अब केजरीवाल जी ने उस वक्त कहा स्कूल्स को कि आप फीस मत बढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल्स को कहा, लेकिन किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढकर उन्होंने जो फीस है वो बढ़ाते ही चले गए। कुछ कम फीस हुई नहीं है। इवन रिफंड करने को भी कहा गया था कि आपने ज़्यादा फीस ली है तो बच्चों को रिफंड करो। हार्डली एक दो स्कूल जो है उन्होंने रिफंड किए थे, बाकी सारे स्कूल जो उन्होंने तो मना कर दिया था। मतलब एडमिशन फीस के नाम पर बच्चों से हर साल फीस ली जा रही है। और जब इसका प्रकोप हुआ कि भाई पेरेंट्स ने इसका विरोध किया कि हर साल एडमिशन फ़ीस क्यों ली जा रही है, तो उसी फ़ीस को अलग रूप में मिसलेनियस बोलिए, अलग अलग तरीक़ों से उनकी फ़ीस जो है वो डाल दी जाती है। जो लाइब्रेरी है, एक किताब कॉलेज बोलिए, स्कूल बोलिए, उसमें अपग्रेड नहीं होती है, लेकिन जो लाइब्रेरी फ़ीस है उसके नाम पर हर साल फ़ीस जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब मेरी बहन जो है मेरी बहन ने जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहाँ से पढ़ाई की है। मतलब ऐसा हुआ कि मेरी बहन को टोटल जो खर्चा है पूरे 10 साल के स्कूल का, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, वो हार्डली 2-3 हज़ार रुपये आया होगा। और जब वहाँ से निकली वो स्कूल से तो 10,000 रुपये स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल के निकली थी। हाँ, लेकिन वो भाई 9,000 किलोमीटर से दिखता नहीं है ना ये। वो दिखता है, वही मैं बता रहा हूँ कि मेन क्या है ना कि हम सिर्फ कोस कर ये नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल्स ख़राब है, गवर्नमेंट स्कूल्स ख़राब है, वहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं आते हैं, उन बच्चों के साथ रहकर मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची जो है वो बिगड़ जाएंगे। मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जब तक वहाँ पर जाएंगे नहीं, जब तक वहाँ पर डाले नहीं जाएंगे बच्चे जो है, तब तक जो कम्युनिटी है वो उस तरीके से बिल्डअप कैसी होगी। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट भाई, कि जैसे महाराष्ट्र इंक्रीमेंट ऑफ फीस एक्ट आया था 2011 में, और बिल था शायद, उसमें ऐसा कहा गया था कि 15% जो फीस है वो आप हर 2 साल में बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसके जब एक लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल आई गेस मुंबई में स्कूल में जब ऐसे फीस हाइक का एक इशू हुआ था, और फिर कुछ NGOs वगैरह भी आए थे, और उन्होंने फिर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की उस NGO के पास में कि फ़ीस काफ़ी एब्रप्टली बढ़ चुकी है, तो यू हेल्प अस। और फिर उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन लाइक कुछ किया स्कूल प्रीमाइसेस में। जब पेरेंट्स वो एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे वो आए और अपने ग्रीवेंसेस रखे, आई वॉज शॉक कि वहाँ पे एक भी पेरेंट गया नहीं जब वो मीटिंग बुलाई गई थी। तो आई डू सी कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को निगलेक्ट करते और उसको डीपली स्टडी नहीं करते। देखिए, मैं ना इस पे आने ही वाला हूँ, मतलब मैं आ ही रहा था इस पे। पहले तो मैं जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है, इशू है, वो मैं बता रहा था कि जो ध्रुव राठी ने भी नहीं बताया, सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर क्वालिटी एजुकेशन। अब दूसरी बात आती है क्वालिटी एजुकेशन पर। पहला तो उसने ये बता दिया कि बस स्कूल्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। दूसरा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की। भाई यहाँ पर जो अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखते हैं, मतलब अगर हम युवती का मैनिफेस्टो देखते हैं, तो उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की है। उसमें उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी तारीफ खुद ध्रुव राठी ने भी की थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसे इम्प्लीमेंट करने की बात करती है। स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लेबोरेटरीज जो है उसको बढ़ाने की बात करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे महाविद्यालय हैं उसमें इंक्लूड करने की बात करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी की बात की उन्होंने। और उसी के साथ साथ CM श्री स्कीम, जो PM श्री स्कीम हमें देखने को मिलती है कि जिसमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक होलिस्टिक तरीके से बच्चे को नर्चर किया जाता है, बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने का बात करता है, जो स्कीम है PM श्री स्कीम। वैसे ही CM श्री स्कीम जो है उसका यहाँ पर मैनिफेस्टो में बात की गई है बीजेपी के द्वारा। और उसी के साथ साथ जो OBC, SC, BC, EWS, NT, VJ/NT कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो ट्यूशन और एग्जामिनेशन फ़ी है उसका रीइंबर्समेंट की भी यहाँ पर बात की गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के जो ध्रुव राठी का एक आप वर्ड जो है ना पकड़ के बैठो आप बस, कि झूठे मुंह तो ये ऐड कर देते अपने मैनिफेस्टो में। अब वो झूठे मुंह ये सॉरी बोल सकता है कि हाँ यार ये मैनिफेस्टो में इन लोगों ने डाला था पर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे को तो स्क्रिप्ट दी जाती है, मैं तो रटा रटा ही जो स्क्रिप्ट है वो तो बोल देता हूँ, मैं तो खुद अपनी रिसर्च कुछ करता नहीं हूँ। ये क्या झूठे मुंह यहाँ पर ध्रुव राठी बोल सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है ओशन साइंस एंड फिशरीज़ की, ये भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है। मतलब एक डाइवर्सिफाइड जो एजुकेशन है उसकी बात की गई है। जो स्कूल्स में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है
जो टीचर्स को ट्रेनिंग की बात है, रिक्रूटमेंट की तो हुई है जो इन्होंने की है, ट्रेनिंग की भी बात यहाँ पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है। तो झूठे मुंह क्या आप ध्रुव राठी बोल सकता है कि हाँ यार मैंने इनको गलत बोला, इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। अभी मैंने आपको लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल की बताई थी, और ऐसे भी अगर हम देखें तो पेरेंटल अवेयरनेस काफ़ी कम है। कितने कम पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो सिलेबस को देखते हैं और उसको एक बार जो कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन प्रिवेलेंट है और इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए, अभी इंडस्ट्रीज़ क्या डिमांड कर रही है, कितने कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेबस को एनालाइज करके मैच करके देखते कि क्या सही में ये कंपेयर कर पा रहा है आज के सिचुएशन के साथ में। तो कांग्रेस के एजुकेशन मैनिफेस्टो में एक तो वैकेंसीज तो फिल करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा इनोवेटिव दिख नहीं रहा है उनके मैनिफेस्टो में। एक पॉइंट वैसे तो बाकी डिजिटल क्लासरूम्स की, नैपकिन्स, बाइसिकल सारे गर्ल्स को देने की वगैरह तो बात उन्होंने की है। फीस को रेगुलेट करने की भी बात की है, जो मुद्दा ध्रुव राठी जी ने उठाया था वो भी यहाँ पे बात हुई है। वही झूठे मुंह सॉरी बोलना उसने ज़रूरी है कि मैंने मैनिफेस्टो पढ़े नहीं। और मुझे जो अच्छा बात लगा कि एक पॉलिसीज बनाना चाहते हैं जिसमें पेरेंटल अवेयरनेस की भी बात उन्होंने की है। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, आप यूपीएससी पढ़ाते हो, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, आइडेंटिफाई दिस इज राइट और रॉन्ग, ओपन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हालांकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने जा रही है कांग्रेस फार्मर्स को, यूथ को, विमेन को, सबको, और उसके बावजूद भी हाउ दे वुड मैनेज दिस आई डोंट नो। नेक्स्ट मैनिफेस्टो में भी दे वुड गो लाइक हर तालुका में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तालुका में एम्स। नहीं, और जो आपने अभी पेरेंटल अवेयरनेस की बात की है ना, ये मैनिफेस्टो में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में है। और मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी से हमारा एक सोल्यूशन जो है इस चीज़ को लेकर वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक अच्छा सोल्यूशन दें जो एक सही तरीके से जो स्कूल्स है उसको रिनोवेट करने में काम आए। अभी देखिए जो एक स्कूल है जिसमें काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला हुआ है। उन स्कूल्स की आप हालत देखिए कितने लाइन पर आ चुके हैं। एक आईएएस ऑफिसर है जो मिड डे मील, उनके डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर जाकर मिड डे मील जो है वो खाना खाते हैं। वो खाना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब क्या है कि आप अपने बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी भेज रहे हो, इससे आपकी एनर्जी बचती है, आपका पैसा बचता है, आपके फालतू के खर्चे जो है वो बच जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फ़ायदे देखिए आप कितने हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो सारे इनिशिएटिव्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें तो जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें तो ज़बरदस्ती के चोचले जो है वही दिखाए जाते हैं कि भाई तुमको बिल्ली बन के आना है, तुमको ये बन के आना है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों के प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। भली वो स्पोर्ट्स हो, भली वो एक्टिविटीज़ हो, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। हम ना भेजने की वजह से सारी एक्टिविटीज़ से हम वंचित रह जाते हैं, हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। अब देखिए अगर एक आईएएस ऑफिसर या जो ऑफिसर्स है जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं, उनके कुछ वहाँ पर विजिट्स की वजह से अगर उसमें रिनोवेशन आ सकता है, उसमें कुछ इवोल्यूशन आ सकता है, उनके मिड डे मील में बोलिए ये सब में, तो अगर पेरेंट्स वहाँ पर जाना शुरू कर दे, अगर वहाँ पर विजिट्स मारना शुरू कर दे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको खुला वहाँ पर दिख रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मिड डे मील में कुछ कंकड़ यूज़ किए जा रहे हैं, अगर पेरेंट ने जाकर वहाँ जाकर खिचड़ी खानी नहीं है पेरेंट्स को पेट भर के, बच्चे के डब्बे में से कुछ खाकर आप देख लोगे तो अपने आप वहाँ पर आपको पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। जो वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया बैठकर नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर आप आपके बच्चे को भेजकर देखिए गवर्नमेंट स्कूल में। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन वहाँ से पढ़ी है और मेरी बहन ने वहाँ से एक्सेल किया है, इसी वजह से उसको 100% मिले थे 10th स्टैंडर्ड में। जो बिजनेस चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का वो ख़त्म करके गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो इनका बिजनेस जो है वो ठप बैठ जाएगा, जो नहीं किया जा सकता है। तो सोल्यूशन के रूप में अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि एक कोई गाँव अगर इनिशिएटिव ले ले, एक कोई गाँव या मेरा साथ दे, हम हमारे गाँव में वो इनिशिएटिव लेते हैं कि अगर पेरेंट्स का साथ मिले तो जितने भी बच्चे हैं सबको प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में डालो। और हफ्ते में एक बार विजिट करना पड़ेगा रैंडमली, मतलब हफ्ते में एक बार एक पेरेंट को ऐसा रैंडमली विजिट होती रही सभी की, तो सबके पेरेंट, इतने सारे बच्चे हैं उनके पेरेंट, मतलब हफ्ते में हर कोई ना कोई पेरेंट जो है वो स्कूल विजिट करता रहेगा, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। कुछ भी खामियां दिख रही है आप बताओ ना, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं,
हमको बताओ, यहाँ पर हम लोगों के सामने लेकर आएंगे जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है, वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। पेरेंटल अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की बात की, आई थिंक आज हम जब इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके हैं, हमारे पास में इतना ज़्यादा वैरिड डेटा अवेलेबल है, तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स नहीं आना चाहते तो दे कैन इंस्टॉल CCTVs, दे कैन इंस्टॉल सेंसर्स। जैसे किचन में आई हैव हर्ड कि इस्कॉन की एक किचन है आई थिंक पोलैंड में, वहाँ पे उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो दे हैड बहुत सारा पेस्ट प्रॉब्लम होता था, और वो पेस्ट के कारण दे वर स्कैर्ड कि शायद इसमें पॉइजनिंग हो जाए। तो उन्होंने सेंसर्स लगाए कि कोई भी पेस्ट अगर आता है तो उन्हें पहले ही पता चल जाए कि सम पेस्ट एक्टिविटी इज़ हैपनिंग, और वो अवेयर होकर फिर उसके ऊपर कुछ कर सके। तो हम ऐसे मॉडर्न जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशंस है, इंटीग्रेटिंग इट विथ इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मशीन लर्निंग, या फिर जो भी मॉडर्न अवेलेबल हमारे पास में है, उसके हिसाब से भी हम अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं। हाँ, 100%। और जैसे वैकेंसीज फिल करने की बात हो रही है, तो हमारे देश में कई जगहों पर हमने देखा है, जिसका मजाक भी काफ़ी सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, कि कोई टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है और वो 0 मार्क पर भी रिक्रूट हो पा रहा है। ऐसे भी कई जगहों पर हमें केसेस देखने को मिले हैं। तो सोचिए आप कि अगर ऐसे रिक्रूट हम कर भी रहे हैं, अगर वैकेंसीज हमारी पूरी फिलअप कर भी रहे हैं, तो ऐसे से बच्चे के भविष्य में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या उसमें जो इनपुट है वो मिल सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एक ये रख रहे हो कि भाई जिसको ज़्यादा मार्क आए वो बच जाएगा या वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, एक कट ऑफ मार्क रखना ज़रूरी है कि कम से कम आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो आपने कहा CCTV जो है वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए, और उसका एक्सेस जो है वो भी पेरेंट्स को मिलना चाहिए, ताकि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, जहाँ पर जो एरियाज़ पढ़ाने वाले हैं, जो एरियाज़ पब्लिक है, वो एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो एक्सेस है पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए। हम AI की बात कर रहे हैं आज के समय पर, क्या हम हमारे भविष्य जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर AI इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जैसे अभी आप अभी कोर्सेज भेजते हो UPSC के स्टूडेंट्स के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और काफ़ी अच्छे कोर्सेज भेजते हो, मतलब उसका सक्सेस रेट मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं कि आप एजुकेशन को सेल कर रहे हो, आपने इसको फ्री में बांटना चाहिए, और इसके पीछे जो हार्डवर्क है उसको शायद कोई अकाउंट नहीं करता। तो आप बताइए, क्या फ्री में आपने बांटना चाहिए? देखो, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो फ्री में ही बट रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई भी पता लगा सकता है कि वीडियो जब बनता है तो उसको एडिट करने के लिए एक जो एडिटर के अभी रेट चल रहे हैं 1 मिनट का कम से कम 1000 रुपये चल रहा है, जो 1 मिनट का वो एडिट करते हैं, और जितने बड़े एडिटर रहेंगे उतनी बड़ी वो फीस लेंगे। तो इस तरीके से चल रहा है। प्लस आप मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आपकी रिसर्च होती है, जो आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ाना अब ऐसा नहीं है कि UPSC अब या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो अब ऐसी नहीं है कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए, काफ़ी एनालिटिकल आते हैं, तो उसमें हमको एक सोर्स नहीं, काफ़ी सारे सोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो एक वीडियो बनता है, तो एडिटिंग के बाद उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस कॉस्ट को हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए उसका कुछ तो हमको चाहिए रहेगा, कुछ तो आए, तब जाकर हम अच्छी क्वालिटी जो है उसमें अपग्रेडेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अब 1 साल का मैं 5000 रुपये जो है वो कोर्स सेल कर रहा हूँ, 1 साल का 5000 रुपीज़, मतलब बाकी अगर आप देखोगे 1 साल का कितना लेते हैं, ये 2-2 लाख ऑफलाइन, अगर देखा जाए ऑनलाइन में भी 1-1 लाख तक लोग पहुंच चुके हैं। तो इतने लेने के बाद इतना अफोर्डेबल 5000 रुपीज़ रखा गया, इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, जहाँ पर मोस्टली जो अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसी में से आते हैं। तो इतना रखने के बाद भी, और ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि भाई आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई एड नहीं आती है, भले ही आप ये कर रहे हो, कोई एड नहीं आती है, कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी लग रही है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, क्वालिटी हमको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए इतना तो रखना ही पड़ेगा। 5000 इतना कम है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, एक सब्जेक्ट के वो 10-10, 20-20 हज़ार लोग लेते हैं। यहाँ पर मैं पूरा कोर्स जो है वो 5000 रुपीज़ पर ईयर में, वही मैं आपको कह रहा हूँ। तो इतना होता है। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है कि भाई वही लोग यहाँ पर ये करते हैं कि तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, जो खुद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वहाँ के प्राइवेट स्कूल में उनको धंधा या बिजनेस नज़र नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान भी नहीं जाता है।
तो मेन मुद्दा जो है वो वहीं पर आकर अटकता है। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ना जाए, एक कैप वहाँ पर लगाना ज़रूरी है बिजनेसेस जो है उसको रोकने के लिए। और जब तक हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते तब तक फिर आप कितना भी बोलते रहो, ये बोलने की बात है। फिर देखो, प्रैक्टिकल बात करना ये इंपॉर्टेंट है, हवाबाजी करने में कोई मतलब नहीं है। जब तक ये नहीं हो तब तक हम कितना ही बोलते रहे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ऐसी चल रही है, प्राइवेट स्कूल की फीस देखो कितनी है, फीस देखो कितनी, चिल्लाते रहेंगे लेकिन ईएमआई लेके भरेंगे वहीं पे। और इन दी एंड जैसे ध्रुव राठी के जिन भी पॉलिटिशियंस ने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, मैं उनको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आप सही में महाराष्ट्र देश की तरक्की चाहते हो और इसीलिए आपने ध्रुव राठी का जो चैलेंज है एक्सेप्ट किया है, तो मेरा भी चैलेंज एक्सेप्ट करो। मेरा चैलेंज ये है कि जितनी भी पॉलिटिशियंस है जिनके स्कूल्स और कॉलेजेस है, क्या उनके स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस पर आप कैप लगा सकते हो? तब ये तो हो गई स्कूल की बात। दूसरा वो आता है एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर का आपको इतना एक्सपीरियंस है तो थोड़ा आप ही बता दो, अब एग्रीकल्चर के बारे में क्या उसने कहा, मैनिफेस्टो में है क्या, हमारी सरकार कर रही है और क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए? जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ पे सॉल्यूशन पे आना है तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से पता होना आवश्यक है। हमारा इंडिया जोग्राफिकली डाइवर्स नेशन है और जो जोग्राफिकली सिचुएशंस चेंज होती है, जैसे पिंक बोल वर्म जो कॉटन पे आता है, वो देखा गया है कि मराठवाड़ा में थोड़ा सा कम उसका इफेक्ट देखने को मिला है विदर्भ के कंपैरिजन में, क्योंकि विदर्भ में सिचुएशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ोगे या बीजेपी का मैनिफेस्टो भी पढ़ोगे तो वहाँ बताया गया है कि उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि हम फार्म की जो प्राइजेस है फार्म प्रोडक्ट को, जो एमएसपी आई है, कितने समय से एमएसपी आई है, तो गवर्नमेंट्स को भी पता है जिन्होंने रिसर्च किया कि प्राइस एक बहुत बड़ा इशू है, हम सही प्राइस नहीं दे पा रहे। आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, आप कितनी भी सॉइल की क्वालिटी बढ़ा दोगे, आप कितना भी इरीगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दोगे, लेकिन अगर आप प्राइजेस ही नहीं दे पा रहे हो तो आप इनकम बढ़ा ही नहीं सकते। तो प्राइजेस बढ़ाने के लिए हमने इससे पहले भी बात की थी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने किसी एक वीडियो में कहा था कि आपको हाईवेज की क्या ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया नहीं है प्राइसेस बढ़ाने के लिए। मैं हमारा जो बेस है वो माल में है। अब जब जब हमने एक बार ड्रम स्टिक प्लांटेशन किया था, तब गवर्नमेंट ने भी इनकरेज किया था कि आपको ड्रम स्टिक प्लांटेशन करना है, आपको हम सारी एक्सपर्टीज़ देंगे, आपको टेक्निक्स वगैरह सब बताएंगे। और उन्होंने प्रोवाइड भी किया था, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिस है उनको बस हमें कॉल करते और हमें बताते कि हमें कौन सी स्प्रे करनी है। उन्होंने भी आके हमारी सॉइल टेस्टिंग वगैरह करवाई थी, वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन वगैरह सब हमने एकदम मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम वहाँ पे रेडी किया था। जब वो ड्रमस्टिक फार्मिंग उन्होंने इसलिए इनकरेज किया था क्योंकि हमारे लोकल मार्केट्स में यवतमाल, नागपुर, अमरावती में अराउंड 100 पर केजी तब रेट चलता था ड्रमस्टिक का, क्योंकि सप्लाई बहुत कम था। लेकिन जब ये स्कीम आई, अवेयरनेस आई, तो बहुत सारे फार्मर्स ने लगा दिए और जो सप्लाई था वो एकदम से बढ़ गया। तो हमने पहला हमने पहला ट्रक हमने भेजा था उसको तो 100 रुपीज़ पर केजी से मिला, लेकिन बाद में प्राइजेस इतनी कम गिर गई कि वो 6 रुपये पर केजी आ गई। उसके बाद बिकॉज हमारे पास में रिसोर्सेज थे, हमारे पास नॉलेज था, हम थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से वगैरह भी लिंक थे, इंटरनेट समझता था, तो हमने पता लगाया कि प्राइजेस कहाँ ज़्यादा है। तो हमें मुंबई में 70 रुपीज़ मिल रहा था, यहाँ पे 6 रुपीज़ और मुंबई में 70। तो आप देख रहे हो कितना डिस्पैरिटी था। अब ये प्राइस क्यों था? मैं सोचा कि मैं और ये फार्मर्स, हम इनका खरीद के मैं वहाँ लेके चला जाऊँ या फिर इनको लेके वहाँ तक इनका भी माल और मेरा माल लेके जाऊँ। लेकिन फिर पता चला कि मुझे मुंबई पहुँचते पहुँचते लगेगा 24 to 25 आवर्स। तब तक तो मेरा जो प्रोडक्ट था उसका तो पूरा जो नेचर है वो चेंज हो जाता और वो मार्केट में सेल करने के वायबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती। जब समृद्धि महामार्ग आया, इट प्रॉमिस्ड कि 24 घंटा लगता तो 8 से 10 घंटा हो जाएगा। तो क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा? नहीं नहीं, हमें क्या सही में हाईवेज की ज़रूरत है? झूठी मुँह ही बोल दो यार कि है। तो जब ये अभी सीधा मुंबई तक पहुंच पा रहा है, और सिर्फ मुंबई तक नहीं पहुंच पा रहा, हमको तो सिर्फ एक ही सजेशन दिया कि आप सिर्फ लोकल मार्केट ढूंढो। मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट तो एक्सपोर्ट करने की बात कर रही है। जैसे ओनियन यूएई जैसे देशों में 300 रुपीज़ 300 to 600 रुपीज़ केजी चलता है, हम कितने में बेचते हैं? 10-20 रुपए में। और हमको लगता है इन्फ्लेशन है, क्योंकि है ना, वहाँ की जोग्राफी ऐसी है। अब वाधवन पोर्ट इन्होंने बनाया, डीप ड्राफ्ट पोर्ट है,
20 मीटर्स का वाधवन पोर्ट, 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट वहाँ पे चलता है। तो ये डीप ड्राफ्ट पोर्ट का फ़ायदा क्या होगा? इससे पहले बन चुका है, मैनिफेस्टो में नहीं है, बन चुका है, दिस इज़ ऑलरेडी देयर। और जो 20 मीटर्स डीप का जिनका जो शिप्स का ड्राफ्ट होता है वो शिप्स वहाँ, मतलब जायंट शिप्स। पहले क्या, अभी आप कोई भी एक्सपोर्ट को अगर आप देखोगे, किसी भी चीज़ को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये होता है कि आप एक वन गो में आप कितना ज़्यादा सप्लाई कर पा रहे हो। अब फार्मर्स, छोटे फार्मर्स एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एटलीस्ट 10 टन का एक कंटेनर होता है, तो वो 10 टन तो माल हर कोई छोटा लैंड होल्डर तो ला नहीं सकता। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आएंगी, जो वाधवन पोर्ट है यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आएंगी जो पहले आती भी नहीं थी इंडिया में, वो क्योंकि वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। बड़ी शिप्स आएंगी, बड़ी शिप्स जाएंगी। मतलब पहले यहाँ से जो विदर्भ है, विदर्भ रीजन से नागपुर गए, और लेट मी टेल यू, यवतमाल और नागपुर का भी जो हाईवे 4 लेन हो गया है। पहले 5 to 6 आवर्स लगते थे हमको, अभी 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। जो हाईवे नंबर 361 है, टोटली सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ रोड है, एकदम हाई क्वालिटी का रोड है। जब हम NFS वगैरह गेम्स खेलते थे ऐसा लगता था ऐसे रोड्स इंडिया में आएंगे, लेकिन जब वो इट इज़ रियली मार्वल। मतलब कि ये मुझे एक चीज़ जो है वो काफ़ी दिलचस्प लगी कि जैसे जब उन्होंने हाईवेज़ की क्या हमें सही में ज़रूरत है उसके बारे में जब जिक्र किया था, सिर्फ 8% लोगों के पास कार है, तो सिर्फ 8% लोगों के लिए हमें क्या हाईवेज़ बनाने चाहिए। पर जिनके बारे में इतना कंसर्न बता रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए भी हाईवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, उन्होंने बोला था कि अमेरिकन रोड्स आर गुड बिकॉज अमेरिका इज़ ग्रेट, एंड अमेरिका इज़ ग्रेट बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और हम भी देखते हैं कि हम जर्मन ऑटोबान्स की कितनी बात करते हैं कि ऑटोबान आने के बाद में जर्मनी में कनेक्टिविटी बढ़ गई, और उसके बाद में उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी। ये तो एक बेसिक है कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्राइट, जितना फास्ट मूव हो रहा है, उतनी आपकी इकोनॉमी फास्ट है। कितने फास्ट आपके रिसोर्सेस मोबिलाइज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी एक बात है कि ये जो विदर्भ रीजन को कनेक्ट करने के लिए कितना टाइम हो गया हम इंडिपेंडेंट होके, लेकिन यवतमाल में इतनी लाख पॉपुलेशन है, अमरावती में इतनी लाख पॉपुलेशन है, फिर भी रेलवेज नहीं है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे कलम तक के रेलवे आ भी चुकी है, और मतलब यवतमाल के सिर्फ 20 किलोमीटर्स दूर तक के रेलवे आ चुकी है, और वहाँ पे रेलवे चल भी चुकी है। वहाँ पे अभी जो पैसेंजर ट्रेन है वो चल भी रही है। तो क्या ये जब रेलवे आ जाएगी तो ये फार्मर्स सीधा अपना माल ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो इससे प्राइस बढ़ेगा। आपको एक्सपोर्ट करना होगा, आपको उसको प्रोसेस करना होगा। इन्होंने प्रोसेसिंग की बात की थी, लेकिन उसमें डिटेल उन्होंने बताया नहीं कि प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अब हर जगह पे एक ही प्रोसेसिंग पैटर्न नहीं लग सकता। आप कई जगह पे फूड पार्क्स की बात कर रही है गवर्नमेंट, कई जगह पे फूड पार्क्स आ भी चुका है। तो एग्रीकल्चर वैल्यू की अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू बढ़ रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो दो ही तरीके से बढ़ रही है। एक तो जब एक्सपोर्ट हो रहा है, या तो जब वो सुपर मार्केट्स में जा रहा है। सुपर मार्केट्स में जब प्रोसेस होके जा रहा है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि 80 रुपये लीटर का जो दूध हम लेते हैं 50 रुपीज़ लीटर के हिसाब से बेचते हैं। जब हम उसके मिल्क प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उसकी हम 500, 600, 400 रुपये का सिर्फ पनीर बेच देते 1 किलो। तो मतलब काफ़ी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसके लिए कोल्ड स्टोरेज में जब मराठवाड़ा में गया था, मैंने वहाँ पे एक फार्मर के पास में कोल्ड स्टोरेज ट्रक देखा। वो मिर्ची दिल्ली में भेज रहे थे क्योंकि दिल्ली में ग्रीन चिली को काफ़ी डिमांड थी। तो जब ये हर फार्मर के पास आएगा कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट के खुद की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक होनी चाहिए। अगर आपको करना ही है तो 9,000 एम्प्लॉय करने से अच्छा आप अपनी एक गवर्नमेंट की खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी, या फिर गवर्नमेंट डेलीगेटेड हो, या फिर PPP मॉडल में बनाओ, जिसमें गवर्नमेंट की एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, जिसमें ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सारे सिस्टम हो, कोल्ड स्टोरेज इक्विप्ड वेयर हाउसेस हो, और ये जो पैकिंग वगैरह ये भी वही करके दे। भले ही एक छोटा चार्ज आप ले लो फार्मर्स से, थोड़ा बहुत, जैसे आप APMC के लिए लेते हो तो वो कर सकते हो। तो इससे जो है सही जगह पे सही मार्केट में जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो पहुंच जाएगा। अब बात ये आती है कि मुझे तो पता चल गया था कि मुंबई के मार्केट में 70 रुपीज़ चल रहा है, इसलिए मेरा फ़ायदा हो गया, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स हैं उनको पता नहीं था। इसके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करे? मैनिफेस्टो में कहा गया है कि APMCs को, महायुति के मैनिफेस्टो में APMCs को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। मतलब महाराष्ट्र के कौन से मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो सबको पता चल जाएगा, और रियल टाइम पता चल जाएगा। और झूठे मुंह नहीं है, ये सही में होने वाला है, और कई जगह पे हो भी रहा है।
एक जो एक ऐप भी है गवर्नमेंट की, मुझे अभी अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा, मैं तब यूज़ करता था, तो उसमें भी पता चलता था। तो ये जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो दूसरा प्रॉब्लम आता है लेबर। किसी भी आप फार्मर से सबसे पहला तो है, आपको बता दिया कि मैंने, जो प्राइस है वो एक इशू है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो फार्मर्स के काम करने के जो लेबर्स लगते हैं, उनका वो लेबर्स सही से है ही नहीं, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, मुझे उसका स्वभाव नहीं पटा, मैंने छोड़ दिया। इस तरीके की एकदम अनप्रोफेशनल चीज़ के कारण वो छोड़ देते हैं। कई बार उनको बस मार्केट में जाना होता है तो वो आते नहीं है। तो इसके कारण अगर आपको बताता हूँ कि टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर में। अगर आप 2 दिन भी, अगर आपकी प्लकिंग जो तोड़ना है वो अगर 2 दिन भी लेट कर देते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाती है। तो प्रोसेसिंग की भी बात जो उन्होंने की थी, उसके लिए मैनिफेस्टो में नागपुर में जो विदर्भ रीजन में आता है, वहाँ पे ऑरेंज पल्प मैन्युफैक्चरिंग का भी उन्होंने बात की है। और जब ये मैं लेबर की बात करूँ, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ईजीएस से लेबर लेने की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक मुझे अच्छा लगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। और जब अगर हम इनमें प्रोफेशनल, अगर इनमें स्किल ट्रेनिंग वगैरह लाते हैं, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी सामने आती है जो एफिशिएंट लेबर्स लाए, जैसे 12 लेबर अगर कहीं बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट और उनके जो टेक्नोलॉजी जो एज ओल्ड है, ट्रेडिशनल है, तो अगर हम उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है जो 12 लोग काम कर रहे हैं मशीन्स के साथ में वेल ट्रेंड वर्कर्स, वो 2 ही लोग काम कर लें। और ये जो फिर बचा हुआ वर्कफोर्स है जो शायद अनएम्प्लॉय हो जाए, तो उनको हम प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी जगह दे सकते हैं कि आप प्रोसेसिंग प्लांट्स में आके हाथ बटा लो, या फिर आप खुद वो स्किल ट्रेनिंग करके आ जाओ और आप खुद अपने आप को एम्प्लॉय कर दो। तो ऐसे हो सकता है, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन की बात की है, सॉरी, जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन से भी स्प्रे होता है। इवन यूएस फार्म्स में जो स्प्रेइंग होती है वो ड्रोन से होती है, तो ये हम भी यूज़ कर सकते हैं। जो कार्ट्स होते हैं, जो ऐसे बोरिया ले लेके लेबर्स चलते हैं और काफ़ी स्लो चलते हैं, उनको बोला जा रहा है जल्दी जल्दी चलो यार, ये नहीं बोलना पड़ेगा, आपकी रोबोटिक कार्ड्स आप एम्प्लॉय कर सकते हो। और कुछ इसमें गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले सकता है। और स्वामीनाथन के बारे में भी कांग्रेस के इसमें बोला हुआ है, गोरेवाड़ा कमेटी के बारे में बोला हुआ है। मतलब उन्होंने भी स्टडी करके, कांग्रेस का जो एमयूए का मैनिफेस्टो है, स्वामीनाथन और गोरेवाड़ा में यह बोला गया था कि अगर आपका 3 साल क्रॉप फेलियर होता है तो चौथे साल आप उनको कर्ज माफ़ कर दो। और स्वामीनाथन की तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट ही है, मतलब। और स्वामीनाथन के तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे। झूठे मुंह ही बोल दे, झूठे मुंह सॉरी बोल देंगे अब। सॉरी बोलने, वो तो सच्चे मुंह बोलना पड़ेगा कैसा भी हो। तो बात ये है कि ये एक प्रॉब्लम होगी लेबर की, और एक हो गया प्राइस की। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है प्रोसेसिंग की, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं रहा है, कई जगहों पे हो भी रहा है। और ये जो प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट हम सिर्फ इंडियन मार्केट पे ना फोकस करके, ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, हम एक्सपोर्ट की बात करें। जैसे अहिल्यापुर एक गांव है, उसका ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट जा रहा है। और पुरंदर की एक गांव है, अभी हो रहा है, मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, पुरंदर के जो फिक्स है वो पोलैंड जा रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई ये तो सरकार का काम है, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे दिस फिग इज़ डिफरेंट और कैसे फिग एक्सपोर्ट, और वो पूरा रिसर्च करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू कॉन्स्टेंटली उन्होंने इस चीज़ को लॉबिंग करके फिर उनको एक्सेप्ट करवाया कि हम आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो इससे वो फिक्स के प्रोडक्ट प्राइजेस कितने बढ़ गए। तो हमने देखा कि लेबर प्रॉब्लम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग की भी हमने बात कर ली। जो सबसे मेन मुद्दा आता है कि विदर्भ क्यों डेवलप नहीं हो पाता, तो इरिगेशन। एक तो पोर्ट्स, मुंबई जैसा पोर्ट नहीं था, और दूसरा इरिगेशन, और ये एक ड्राई यहाँ पे क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। इन्होंने बताया कि अगर आप सिर्फ सॉइल टेस्ट कर लोगे और इरिगेशन बढ़ा लोगे तो आप गारंटीड आप कमाने लग जाओगे, लेकिन ये बोल के जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स अभी बढ़ चुके हैं। कई बार होता है कि हेल स्टॉर्म आ जाता है, आपका जो क्रॉप होता है ऑलमोस्ट वो उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन जब हेल स्टॉर्म हो जाता है, जिसको गारपिट कहते हैं मराठी में, तो उसके कारण वो क्रॉप की जो एकदम वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो एकदम बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाता है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टोज है कांग्रेस की, या फिर महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी का, दोनों ने
कहा है कि अल्टरनेटिव्स जो एम्प्लॉयबिलिटी अल्टरनेटिव जो इनकम सोर्सेस है वो फार्मर्स के लिए बिल्ड करेंगे, जैसे एपीकल्चर, बी कल्टीवेशन, जो ऊर्जा वाला सोलर एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। और कांग्रेस ने भी जो एमयूए है इसने डेयरी के लिए बात की है और बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको जो क्रेडिट जो होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमयूए के जो मैनिफेस्टो में इन्होंने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। इन्होंने देखा है कि जब हम एग्रीकल्चरल लैंड जब हम मॉर्गेजिंग के लिए लगते हैं लोन के लिए, तो हमें सही जैसे बाकी इसमें 70% उसको दिया जाता है बाकी लैंड में, लेकिन यहाँ पे 70% नहीं दिया जाता। तो इन्होंने बोला है कि हम एडवोकेट करेंगे आरबीआई के साथ में कि अदर इंडस्ट्रीज़ के जैसे ही 70% एसेट वैल्यूएशन इनके भी लैंड को मिले, एग्रीकल्चरल लैंड को। और उन्होंने बोला है कि पहले ऐसा होता था कोलेट्रल एरिया, जैसे आपको कुछ लोन मिल रहा है तो आपको कोलेट्रल रखना पड़ता है, तो कोलेट्रल के लिए बस उतना ही एरिया आप यूज़ करो जितना का आप लोन दे रहे हो। कैसा होता है कि पूरा का पूरा लैंड ही यूज़ होता है कई बार। तो ये भी इन्होंने ध्यान दिया है कि लोन से लेके और सिल्टेशन कम कराएंगे, इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएंगे। उसके बाद में लार्ज वेयर हाउसेस, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग की भी बात इन्होंने कही है। इरिगेशन इन्होंने बोला कि ऑल शुगर, अभी आप बताइए, ऑल शुगर कल्टीवेशन अंडर ड्रिप इरिगेशन, सबका एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है क्या? लेकिन ठीक है, बोला तो झूठे मुंह तो बोला है भाई। और उसके बाद में सारी चीज़ें उन्होंने बोला है अंडर टेक्सटाइल मिल्स, मॉडर्न सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी एमयूए के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बोला था। मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन की बात की है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो मॉडर्न अभी जो प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ ह्यूज इशू, उसके कारण जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं? इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो सैटेलाइट्स है, इतने मॉडर्न सैटेलाइट्स इसरो बना रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उससे हम वैसे भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हर जगह पे एक्टिव है, अभी फार्मर्स को पता होता है, लेकिन अभी हम उनको फार्मर्स को सिर्फ ये नहीं बताया कि अभी रेन होने वाला है या फिर ज़्यादा रेन होने वाला है, ये भी बताया कि इस सिचुएशन में उन्होंने क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में जैसे अभी 27 डिग्री सेल्सियस अराउंड कॉटन को टेम्परेचर चाहिए, लेकिन कई जगह पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो कॉटन का जो है बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। तो वहाँ पे लेकिन दूसरे जो मिलेट्स आ सकते हैं, तभी तो दोनों जो मैनिफेस्टो जो मिलेट्स के बात कर रहे हैं कि मिलेट्स क्योंकि हार्श कल्टिवेशन टाइम्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद में डेयरी पे फोकस, जो बी कीपिंग है और फिशरीज़ है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। और जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फार्मर्स को बहुत डीप नॉलेज होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम का, लेकिन वो नॉलेज नहीं दे पाते। तो मैंने फडणवीस साहब के एक स्पीच में सुना था कि उन्होंने बोला था कि हम जो ये नॉलेज है इसको यूटिलाइज करेंगे और ये नॉलेज से उनको वो पैसे भी बना सकेंगे, गेस्ट लेक्चर्स जैसा। तो मतलब ये नॉलेज भी यूटिलाइज, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होना चाहिए। सिर्फ आप एक ही क्रॉप के ऊपर नहीं बैठ सकते, सिर्फ आप सॉइल टेस्टिंग और हमारे भाई सॉइल टेस्टिंग हो गया, पानी भी आ गया, बैठो आराम से, आएगा 15 लाख। एग्जैक्टली, ये जो चीज़ है ना, जो फार्मर्स है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप डाइवर्सिटी जो है इसको बढ़ावा देना, प्लस उसी के साथ साथ जो अभी एक्स्ट्रा इनकम उनको दी जा रही है ये भी काफ़ी अच्छा है। जो मेकेनाइजेशन है इसको सही से इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जो फार्मर्स है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ध्रुव राठी ने ये भी कहा है कि भाई इनके कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं, कर्ज माफ़ हो जाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना ये भी गलत है, क्योंकि इससे इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ता है। मगर जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल्स को लेकर, वो ये है कि जो लोन है, लोन लेते हैं, उसके बाद अगर उनका क्रॉप जो है वो नहीं हो पाया, उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, तो वो लॉस में चले जाते हैं, तो रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता अगेन दूसरे क्रॉप के लिए। जैसे आपने कहा टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइमिंग्स ना छूट जाए, इसके वजह से वो साहूकार के पास जाते हैं कि भाई पैसा जो है वो हमको दे दो। और जहाँ पर बैंक की तरफ से उनको 3-4% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, उनके तरफ से 20-30% इंटरेस्ट रेट पे उनको दिया जाता है। और वो रीपे ना करने की वजह से उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज, जो भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट खेत जो है वो भी उनसे ले लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इस पर भी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम सिर्फ बोल देते हैं कि फार्मर जो उन्होंने ऐसा क्यों किया, फार्मर ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर लेकिन ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फार्मर को उनके पास जाना पड़ रहा है किसके वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसका भी एक सोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई एक तो फार्म लोन वेवर जो है वो एक चीज़ देखने को मिलती है, जो एक्स्ट्रा इनकम
जैसे ध्रुव राठी ने कहा है कि भाई फार्मर को 15,000 रुपये सालाना जो दिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर उनको एक हेल्प करता है कि यार जो मैंने लिया है एटलीस्ट यहाँ से मुझे एक्सट्रीम सिचुएशन में ना जाना पड़े, मेरे पास इतना पैसा जो है वो तो बरकरार रहेगा ही। तो एक उनको एक सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है। और कोई भी बिजनेस में होना चाहिए, जैसे सॉइल, अभी फार्मर्स को इंश्योरेंस मिला है, और ये जो 15,000 है सप्लीमेंट्री है। गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि वी डू केयर, हमें परवाह है कि आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो ये एक, भले ही हर किसी को वो 15,000 आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक फार्मर जो है उसके लिए 15,000 बहुत हो जाते हैं। जैसे अभी एक लाड़की बहन योजना, इससे एक फार्मर है जो मैं उनको काफ़ी क्लोजली देखता हूँ, काफ़ी मतलब पुअर घर से आते हो, तो उनकी बेटी को MCA करना था, तो वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, फ़ीस गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी, तो वहाँ पे नागपुर में कॉलेज उसका नंबर लगा, तो नागपुर में कैसे जाएगी जब उनको मंथली जो एक्सपेंसेस बच्चे को लगेंगे वो कहाँ से देंगे। तो ये जो लाड़की बहन योजना यहाँ से है, और ये किसान सम्मान निधि से भी, वो उसको जितना जो ऊपर से आ रहा है, तो वो कह रहे थे कि इसके बेसिस पे ही आज मेरी बच्ची MCA पढ़ रही है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका इनकम काफ़ी लो है। जब हमारी गवर्नमेंट की, जब क्योंकि अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भी हम बात हो रही है, और वो भी सिर्फ महायुति के इसमें ही हो रही है, और किसी ने बात भी नहीं की, और उनके जिस तरीके से ट्रैजेक्टरी लग भी रहा है, कर लेंगे जिस तरीके से डेवलपमेंट उनका जा रहा है, तो 1 ट्रिलियन होने के बाद हम बढ़ा देंगे। अभी जितनी है, जैसे DPSPs में भी को इंटरप्रेट करते थे, कोर्ट्स ने भी बोला है कि जितनी स्टेट की एबिलिटी हो उतनी तो हेल्प कर दो, तो एटलीस्ट उतनी हेल्प हो रही है। और ये ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा भी अमाउंट नहीं कि जिससे एकदम डेविएशन हो जाए मार्केट में। नहीं, और ये जो चीज़ है, ये मुझे एक आप बात बताइए कि जैसे जब ये स्कीम लाई गई थी, लाडली बहन योजना लाई गई थी, तब जो अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था कि ये फिजिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती है, ये क्यों किया जा रहा है। इवन कोर्ट में भी ये मैटर गया था, कोर्ट ने बोला था कि फ्रीबीज जो है वो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से कोई, मतलब क्लियर हो गया था ये मैटर। अब उसके बाद जब अपोजिशन इस इलेक्शन में 3,000 लेकर आती है, जो 1500 का 2100 इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 3,000 लेकर आते, फिर ये क्या चीज़, या तो आप उधर दोगलापन था या तो यहाँ दोगलापन है, और जो जो दोगलापन कर रहा है उसके चैलेंज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और वो तो तुम्हारा 1500 का खराब है, मेरा 3,000 सही है। उनको ये पूछा जाता है कि आप 50,000 करोड़ का जो हर साल लगेगा 1500 देने के लिए, और डबल होगा तो फिर तो और बढ़ेगा, तो ये नैरेटिव दिया था। तो फिर अगर 50,000 मतलब 1 लाख डबल करोगे तो आप तो 1 लाख देना पड़ेगा आपको, इतने 1,000 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम होगी फार्मर्स की। माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है, माइक्रो इरिगेशंस के जो जलयुक्त शिवार है, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, हालांकि उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन जलयुक्त शिवार सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, उसमें दैट इंक्लूड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जलयुक्त शिवार का जो बेसिक पर्पज़ है वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल ही कहा जाता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है ह्यूमैनिटी की, सिर्फ फार्मर्स की नहीं। तो ग्राउंड वाटर लेवल पे वो काम कर रहा है। उसके बाद में जो माइक्रो इरिगेशन जो होता है, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर, वो भी उसमें उसके एंसिलरी स्कीम्स में आती है। तो जलयुक्त शिवार के सक्सेस भी काफ़ी देखने को मिले थे। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला था कि अराउंड 7,000 टैंकर्स जब जहाँ लगते थे, एक डेटा सेट के हिसाब से पता चला कि वहाँ पे सिर्फ अभी 1,500-1,600 टैंकर्स लग रहे हैं। मतलब कितना इम्प्रूव हुआ। 2018 में आई थिंक लातूर वाटर एक्सप्रेस चलाई थी, मतलब लातूर को पानी देना पड़ा था। लातूर के कुछ विलेजेस में जलयुक्त शिवार के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, लातूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ विलेजेस में। हालांकि हर जो स्कीम होती है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन ये तो देख, जो पॉजिटिव्स है वो भी तो बताओ, सिर्फ नेगेटिव्स ही बताओगे। कैसा होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ नेगेटिव्स है तो एक टाइम बाद उनको भी डिस्करेज, अगर हम पॉलिटिशियन के अच्छे जो काम उन्होंने किए उनको इनकरेज ही ना करें, तो उनको भी फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा कि मैं कुछ भी अच्छा करूँ, लोग तो अच्छे बोलते ही नहीं है, तो वो भी सोचेंगे यार ठीक है फिर यही करते, वैसे भी बुरा ही बोलना है। अगर आप जैसे स्टेट के लिए या फिर देशों के लिए इंडाइसेस बनाए जाते हैं ताकि आपको इंकरेजमेंट मिल सके। जब वो वेस्ट वाला जो इंडेक्स हुआ था, तब इंदौर को लास्ट 471 प्लेस पे था, और फिर नेक्स्ट ईयर एक ही साल में फर्स्ट रैंक पे गया। क्योंकि उनको बुरा लगा हम लास्ट में हैं, और जब फर्स्ट पे तो उनको अच्छा लग रहा है तो मेंटेन कर रहे हैं। अभी वो बड़े चौड़ होके बोलते कि वी आर द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया।
हर जगह लिखा है इंदौर इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी। तो ये पॉलिटिशियंस में भी वो भी ह्यूमंस है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यू शुड अपलॉड देम। जैसे हमने MUA के बारे में भी देखा कि उन्होंने भी कुछ अच्छा किया, महायुति ने भी कुछ अच्छा किया, तो ये चीज़ होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हम हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे हो। और आपने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं करना है, जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट भी करना है। तो जब हम ये ध्रुव राठी के स्वराज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हॉस्पिटल्स की बात की है, इसमें क्या झूठे में बोलना चाहिए था? देखो, हॉस्पिटल्स की जो बात है ना, हॉस्पिटल्स की इसमें उसने बोला कि भाई जो वैकेंसीज़ है उसको हमको फिलअप करना है, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है। अब ये इतना कॉमन चीज़ है, इतनी कॉमन चीज़ है कि हर किसी को मुंह पे रटा हुआ है कि डॉक्टर्स जो है उनकी वैकेंसीज पूरी करो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नॉर्मली लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, ये सब नहीं होगा। अब देखो, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें ना, तो जो सोल्यूशंस या फिर जो चीज़ें हैं वो रटी रटाई है कि वैकेंसीज जो है डॉक्टर्स की वो फिलअप करो, डॉक्टर्स कम है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का उसको इंक्रीज़ करो। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पर अगर कोई भी इलाज कराने जाता है तो हमको डर लगता है कि भाई ऐसा नहीं। तो सुअर के बारे में जो कहा था, लेकिन हमारे देश में आज जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे एम्स नागपुर में देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि जो क्वालिटी हॉस्पिटल्स है वो हम ला रहे हैं। और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इनके मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कई सारी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात की है। अफोर्डेबल, मतलब जो मेन मुद्दा रहता है लोगों का वो रहता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का। मतलब ये है कि भाई आप जो कमा रहे हो वो आप खर्च नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि भाई एक बिल आप दूर हो, मेडिकल बिल हो दूर हो गरीब होने से, तो आपके पूरे पैसे उसी में चले जाएंगे। तो जितना आप कमाते हो अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको उतना पैसा चले जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये कम करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस लेकर आती है, आयुष्मान भारत जैसी चीज़ें लेकर आती है, और जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम भी हुआ है। महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो औषधि केंद्र है, जिससे कि मतलब क्या होता है कि भाई आपको जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सस्ते मिल जाती है, वो यहाँ पर लाने की बात कर रही है, इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है हर प्राइमरी सेंटर्स में, सब सेंटर्स में। और उसी के साथ साथ जो हॉस्पिटल्स है उसको भी बढ़ाने की बात कर रही है। जब हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर होगी। और उसी के साथ जो जन आरोग्य योजना है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो स्टैब्लिश करने की बात कर रही है, जिससे कि लोगों के और यहाँ पर पैसे जो है वो बचने वाले हैं। धन्वंतरी गोदावरी मेडिसिटी जो है, मतलब जहाँ पर 24 हॉस्पिटल बिल्डिंग रहेगी, वो यहाँ पर स्टैब्लिश की जाने वाली है नागपुर और नांदेड़ में। जैसे अभी आपने बताया धन्वंतरी और गोदावरी जो मेडिसिटी है, तो उसमें 24 हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आएंगी और 10,000 बेड्स रहेंगे। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो उन्होंने बताया था कि सुअर घूम रहे वगैरह वो जो चीज़ है वो नांदेड़ के हॉस्पिटल में था, और ये जो गोदावरी मेडिसिटी है नांदेड़ में ही बनने वाला है। और जो उन्होंने कहा था कि काफ़ी जो हॉस्पिटल्स में अनहाइजीनिक सिचुएशन हमको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप 25 हॉस्पिटल्स इंडिया की बात करोगे कि जिसमें क्लीनलीनेस और हाइजीन का अच्छा ध्यान दिया जाता है, तो एक GMCH नागपुर और दूसरा KM मुंबई, दोनों महाराष्ट्र में, उनकी भी बात होनी चाहिए। और एम्स जो है वो भी नागपुर में एम्स 2015 में घोषणा की और 3 साल में सिर्फ आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। क्या ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इम्प्लीमेंटेशन, आप मैनिफेस्टो को जज किस बेसिस पे करोगे कि इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, इस बेसिस पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो एम्स जितने फास्ट तरीके से अनाउंस हुआ और बना है, ये भी काबिल तारीफ़ है। और जो ट्यूबरक्लोसिस फ्री महाराष्ट्र है, सिकल सेल के लिए है, तो कई सारी ऐसी योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में डाली है, जो अच्छे हेल्थ बेनिफिट जो है उसके बारे में जिक्र करती है। तो एक एग्जांपल जो सुअर का घूमने वाला दिया हुआ है, उसके इसमें नांदेड़ में, नागपुर में जो एक मेडिसिटी बनने जा रही है, तो ये जो है ये भी पढ़ना चाहिए था मैनिफेस्टो में जो दिया हुआ है, नहीं तो झूठे मुंह सॉरी जो है वो भी बोलना ज़रूरी है। दूसरा, इन्होंने पुलिस फोर्स की भी बात की थी कि भाई पुलिस फोर्स जो है उसमें इंक्रीज, मतलब रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जो पुलिस है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज है। बिल्कुल सही है, वैकेंसीज है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में जो हाइलाइट्स है, 25 हाइलाइट जो बीजेपी ने दिए हुए या महायुति ने दी हुई है,
उसमें उन्होंने ये तो वैकेंसीज की तो बात की है, रिक्रूटमेंट की, लेकिन खासकर विमेन जो पुलिस फोर्स है उसमें रिक्रूटमेंट की उन्होंने बात की है। तो ये भी एक काबिल तारीफ चीज़ है। और आप अगर आज सॉल्यूशन दे रहे हो, जैसे मैंने एजुकेशन के टाइम पे भी कहा था कि आप टेक्नोलॉजी की बात ना करो, आप सिर्फ मैन फोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, राइट? तो सिर्फ वर्क फोर्स बढ़ाने की बात कर मैन फोर्स बोलते, आप सिर्फ वर्क फोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन समझा ना तू? हाँ, लेकिन आज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे, जैसे कई यूएस में एक और कई जगहों पे इंडिया में भी लाइसेंस सीधा स्कैन करने वाली सिस्टम आ गई है, लाइसेंस प्लेट को सीधा स्कैन करने वाली सिस्टम, उससे पूरा व्हीकल के बारे में पता चल रहा है। तो ये ट्रैफिक पुलिसिंग में असिस्ट करेगा। उसके बाद में ऑन बॉडी वीडियो कैमराज होना चाहिए, डैशबोर्ड पे वीडियो कैमराज होना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने क्लोजली जब ऑब्जर्व की थी रियल टाइम में, मैं एक बार ऐसे ही बैठा था और एक पुलिस ऑफिसर जो थे वो जा रहे थे, ही वॉज ड्राइविंग, और जब वो उनको रुक के वॉकी टॉकी पे जो है उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे थे, और फिर उसके बाद में उनके यहाँ पे जो स्क्रीन थी उसमें भी उनको देखना पड़ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। तो वॉइस कमांड ओनली अगर हम जीप्स में, पुलिस की जीप्स में अगर इंस्टॉल कर देते, जिसमें पुलिस ऑफिसर ड्राइव भी कर रहा है और वॉइस से कंट्रोल कर रहे हैं इन सारे फंक्शंस को, सो दैट वुड हेल्प। तो इससे इफिशियंसी भी बढ़ेगी। और ऐसे बहुत सारे हम टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, जैसे एक प्रेडिक्टिव सिस्टम जो बनाया जाता है कि कौन से एरिया में प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिसमें पहले से मैथमेटिक्स को यूज़ करके, मैथमेटिकल पैटर्न्स को यूज़ करके हम देखते हैं कि कौन से जगह पे कौन से तरीके का क्राइम आ सकता है, और उसके लिए फिर हम पहले से रेडी हो जाए। और फिर उसके बाद में जो चालान होते हैं तो आप देखते हो कि ये है, हाँ आपका नाम बताइए, ये लाइसेंस में बार कोड हो, और उसको आप बस स्कैन करो और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और डिजिटाइजेशन भी हो जाएगा। 100%। और ना इसमें जैसा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस जो है, हम वैकेंसीज तो फिलअप कर लेंगे, लेकिन अगर हम उनके पास जो भी वेपन्स है उसकी बात करें तो एकदम आउटडेटेड वेपन्स है। तो उससे मतलब समझ लीजिए आप कि सामने जो चोर आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं जिनसे उनको लड़ना है, उनके पास बड़े बड़े वेपन्स है, जो उनके पास चलाने की ट्रेनिंग है, ये सारी है। और हमारे जो पुलिस वाले उनके पास लाठियाँ ले लेके, तो आधे ज़्यादा पुलिस वाले लाठियाँ लेके चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप वैकेंसीज फिलअप करना, वो तो एक बात है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको जो ट्रेनिंग है वेपन्स की, उनको वेपन प्रोवाइड करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। प्लस जो स्ट्रेस फैक्टर है पुलिस में, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा चोरों को लेकर। आधे ज़्यादा चोर तो एफिलिएटेड होते हैं ना, तो इसलिए उनको छोड़ दो, पकड़े बराबर छोड़ दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मूवीज़ में हम देखते हैं सिंघम है, दबंग है, ये सब ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में अगर इस तरीके से बिहेव करने लग जाए तो ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं कि आपका इतना सत्यानाश कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे यार छोड़ना है मेरे को ये नौकरी, इतना पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो, हाँ, तो इतना पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैकेंसीज नहीं, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है उस पर भी इतना ही महत्व जो है वो दिया जाए, जिससे कि जो पुलिस फोर्स है, और जैसे आपने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग जो है, आजकल आप देखोगे क्राइम जो है वो इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि सामने आपको वीडियो कॉल, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो आप, सीधा सामने पुलिस वाला आता है, बोलता है कि हाँ चलो वीडियो कॉल पे है, वो है, पूरा सेटअप लगा देता है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग जो है वो करना शुरू करता है, आपके डिटेल्स ले लेता है, अब आपके पैसे जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हो रही है, और हम आज भी बैठे हुए उसी इसमें कि एफआईआर जो है वो लिखवाना है भाई। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग देना उन लोगों को उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक वैकेंसीज को फिलअप करना है। और एक अगर इतना इंटेलेक्चुअल इंसान है कि जिसके जो फैंस है वो हर इसमें जा जाके दूसरों को बोले कि दैट्स वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इतना वो एजुकेटेड रहना चाहिए कि इतनी तुच्छी वाली जो वैकेंसी फिलअप कर लो, इतना पॉपुलिस्टिक वाला जो चीज़ है, जैसे कि उनको इसमें आना है, पॉलिटिक्स में आना है, उस तरीके का उन्होंने पूरा बताया कि ये फिलअप कर दो, वो फिलअप कर दो, ये फिलअप कर दो। जिस तरह कांग्रेस की बातें होती है कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जितनी वैकेंसीज है वो हम फिलअप कर देंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा था हिमाचल प्रदेश में। मतलब 46 या 50,000 वैकेंसीज थी, वो हम पूरी तरीके से फिलअप कर देंगे, उन्होंने कहा 2022 में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और फिर उसके बाद होता क्या है, जब चुनाव हो गए, सब हो गया, वैकेंसीज तो फिलअप नहीं हुई, जितनी वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज को ही खारिज कर दिया। तो ऐसी भी सिचुएशन फिर हमें देखने को मिलती है कि आप वैकेंसीज जो है उसके तरफ बढ़ो,
आप ऐसा मत करो कि आपको पॉलिटिक्स में आना है इसलिए सबको अच्छा लगे तो वो मैं सॉल्यूशंस बताऊं। जो ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस है, जो ज़रूरी है आज के टाइम पर भारत को आगे लेके जाने के लिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, वो प्रोवाइड करो। वो रहेगा मिशन स्वराज। उससे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनको भी हम सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। राइट, आपने स्वराज की बात की, वो एक्चुअली ध्रुव राठी ने की थी। शिवाजी महाराज के स्वराज में कहा जाता कि सबसे इम्पोर्टेंट थे मावड़े, शिवाजी महाराज ने कहा था। और ये हम पुलिस को हमारे मावड़ों के हिसाब से ही हम देख सकते हैं। तो हम उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में दें, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो पुलिस होते हैं काफ़ी प्रोफेशनली भी बिहेव करते हैं। और एक मैंने मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 1 महीने पहले शायद चाइना में एक एनबॉट नाम का देखा था। वो एनबॉट एक पुलिस है, इट्स अ रोबोट। वो क्या करता है, वो रोबोट बस सर्विलेंस करता है, जो जीप्स को कॉन्स्टेंटली। कई बार ऐसे होता है कि कुछ एरियाज में छोटे मोटे ही क्राइम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पुलिस की कितनी बड़ी फोर्स को सर्विलेंस करना पड़ता है। वहाँ पे बस ये एनबॉट ही सर्विलेंस करता है। तो ऐसे स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में हम ऐसे रोबोट्स एम्प्लॉय कर सकते हैं जो ऐसे सर्विलेंस करे और वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करे। उसके बाद में दुबई में एक तरीके का रोबोट बनाया गया, जिसमें आप उसमें क्या आपके साथ में प्रॉब्लम है वो इनपुट कर दो और वो आपको सॉल्यूशन बताए। और कई बार तो आपके साथ आता भी, अगर आपकी कोई चीज़ घूम गई है तो उसमें कुछ डेटा है और उसके हिसाब से वो ढूंढ पाता है नहीं ढूंढ पाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक इनोवेटिव तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं उसको, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्ड मोटर्स ने एक क्रूजर व्हीकल बनाई है, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई ओवर स्पीड करेगा तो गाड़ी में विदाउट कोई पुलिस ऑफिसर के वो गाड़ी सीधा उसके पीछे लग जाएगी। और इंडिया में भी अभी देखते हैं कि आप भी अभी नागपुर यवतमाल हाईवे से आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी स्पीड रीडर्स लगे हुए हैं जो कि सीधे आपको कैप्चर करते हैं और चालान सीधा आपका आ जाता है। जो है ये जैसे हमको दुबई में देखने को मिलता है, वहाँ आपको पुलिस दिखेगी ही नहीं, कहीं पुलिस नहीं दिखेगी। जो चालान है वो अपने आप हो जाता है, पैसे अपने आप कट जाते हैं। और ये जो है ना, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है जहाँ पर जो सोशली लोग मेंटली चेंज हो जाए, उनकी मेंटेलिटी चेंज हो। जैसे हमने देखा है स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च किया गया था, उससे पहले सब जगह कचरा हुआ करता था। लोग आसानी से कचरा फेंक दिया करते थे, खा लिया उन्होंने फेंक दिया, उनके अंदर गिल्ट कभी नहीं आता था। स्वच्छ भारत अभियान आया, स्वच्छ भारत अभियान से जो 3 चीज़ें हुई, पहली तो जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से जो कचरे वाले हैं उनको कचरा साफ़ करने के लिए रखा गया, उनको रिक्रूट किया गया। दूसरा, उनको बोला गया कि रोज़ आपको कचरा जो है वो साफ़ करना है, ये सब बोला गया। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये दो जो चीज़ें हैं ये तो हो ही जाती है, कोई भी कर सकता है, ये हमारे यहाँ पर इतने लॉ कानून है कि वो तो हो ही जाता है, रिक्रूटमेंट करना, वैकेंसीज फिलअप करना और ये सारी चीज़ें करना, वो तो हो ही जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखो तो लोगों में जो बदलाव आया है, आज हम कचरा फेंकते नहीं हैं, आज हम कहीं पर भी जाते हैं। मतलब सोचिए आप, विराट कोहली की बीवी जो है उसको भी सुना दिया गया जब उसने रोड पर बॉटल फेंकी। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि आप अगर आप कोई फेंकता ही नहीं है लेकिन कोई फेंक रहा भी है तो उसके अंदर गिल्ट रहता है, यार किसी ने देख तो नहीं लिया। इस तरीके से हम रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन भी पहले के हिसाब से काफ़ी साफ देख हाँ साफ देख रहे हैं। और यही चीज़ जो है ना, ये चीज़ क्यों आई है, क्योंकि हर सिटीज़न की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हर सिटीज़न पुलिस बन चुका है। अगर हम स्वच्छता के मामले में बात करें, अब यहाँ पर भी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हेलमेट जो है अभी काफ़ी सारे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, और जो दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स अभी मैंने पिछले 2-3 दिन में देखे हैं, जहाँ पर सिग्नल के पास सर्विस लेन पर लोग गिरे हैं और उनकी डेथ हुई है। मतलब एक बहुत अच्छा दोस्त है जो फोटोग्राफी में ही है, वो मतलब घर के पास ही, जहाँ मैं रहता हूँ उसके घर के पास ही वो गिरा और उसके सिर पे लगी और उसकी डेथ हो गई। थोड़ा सा ही लगा, सिर्फ सिर पे लगा और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये क्या दर्शाता है, आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हेलमेट अगर आप नहीं पहन रहे हो, हेलमेट मतलब ये दूसरों की सेफ्टी के लिए नहीं, हमारे सेफ्टी के लिए है हेलमेट। लेकिन कितने लोग पहन रहे, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुलिस को देखते हैं हेलमेट पहन लेते हैं, जैसे उनके लिए पहन रहे, उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़, उनकी जान पे कुछ नहीं आ रहा है, आपकी जान पे आ रहा है, जो कि जान चली जाती है, सीधी की सीधी डेथ देखी है मैंने सामने, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि पुलिस वाले जो है इनको छुप छुप कर ये चल रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की है कि भाई लोग गिल्ट में ये नहीं करते, वैसे ही अगर हर इंसान की मेंटेलिटी इस तरीके की हो जाए कि इसने नहीं पहना है, इसकी वजह से इसकी भी लाइफ को धोखा है, मेरी भी लाइफ को धोखा है,
ऐसे अगर पकड़ के चले, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई एक ऐसा पोर्टल बना दिया गया जहाँ पे एक समझ लीजिए आपकी एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आप फोटो खींच सकते हो। मतलब मुझे ऐसा कोई दिख रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, मैंने उसका फोटो जो है गाड़ी के सहित ले लिया, पूरी प्राइवेसी हो सब कुछ, और वो मैं उस पोर्टल पे सिर्फ डाल दूँ जिससे कि उसको जो चालान है वो उसका कट जाए। तो ऐसा भी पोर्टल बनाया जा सकता है। इसमें फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सकता है, जो एफआरटी कैमराज आजकल है, जो एआई है, तो उसको अगर हम यूज़ करें और उससे फिर आइडेंटिफाई करके कोई व्यक्ति जो हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसको सीधे से जब चालान पड़ जाए तो वो भी एक डरेगा, देयर वुड बी अ काइंड ऑफ डिटरेंस। तो टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली, बिकॉज वी आर अ ह्यूज नेशन, हम बिना टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा तो इतनी बड़ी डेमोग्राफी को नहीं मैनेज कर सकते, चाहे आप कितनी भी रिक्रूटमेंट कर लो। और रिक्रूटमेंट करना बिकॉज इट इज़ अगेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही जो है ग्रोथ होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइम पे थोड़ा गवर्नमेंट आजकल तो थोड़ी स्केप्टिकल रहती है, बट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और अगर इसकी उनकी इशू ये होगा कि भाई इससे एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो दूसरे जगहों पे जहाँ पे सही में ज़रूरत है वहाँ पे भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि पुलिस की टेक्नोलॉजी सेल्स होनी चाहिए। पुलिस के जैसे डीआरडीओ है वैसे पुलिस डीआरडीओ जो है वो डिफेंस के लिए बनाता है, आर्मी के लिए जनरली कैटर करता है, लेकिन पुलिस के लिए इनोवेटिव ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ पुलिसिंग पे ध्यान दे। बहुत सारी जो चीज़ें जो आजकल हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी भी एज ओल्ड प्रैक्टिसेस से वही काम कर रहे हैं। एफआईआर अभी भी वो किताबों पर, फिर दोनों पार्टीज आएंगी, उनकी साइन होने के अगर वो गांव के बाहर है तो एफआईआर माना नहीं जाएगा। जब नागपुर में क्लीन नागपुर वाला इनिशिएटिव चला था इंदौर के सक्सेस के बाद में, इंदौर में 6 प्रकार का सेग्रीगेशन होता है, और इंदौर का सक्सेस होने में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है कि वो वहाँ पे वेस्ट जो है वेट वेस्ट और जो सूखा वेस्ट है वो सेग्रीगेट होता है। जब नागपुर में या फिर और सिटीज़ में इसका देखा गया, मैं जो ये डेटा सेट की या फिर स्टडी सैंपल की बात कर रहा हूँ नागपुर का है, तो जब उन लोगों को बताया गया था कि आप वेट और ड्राई सेग्रीगेट करो, तो लोगों का क्या जवाब था, हमारे पास समय नहीं है। आप कर लो, कितना ही समय जाएगा, आपको बस 2 डस्टबिन्स लानी है और उसमें एक वेट और ये करना है। अब इससे होता क्या है कि जब इसको प्रोसेस वेस्ट अच्छे से प्रोसेस होता है, जब ये विदाउट ट्रीटमेंट ये वेस्ट डंप साइट्स में जाता है, जो एयर पोल्यूशन की बात की थी साहब ने, तो जो ये मीथेन इससे मीथेन होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से आता है, जो फूड वेस्ट होता है। कितना फूड वेस्ट करते हैं हमें पता है कि हमें नहीं लगता इतना, फिर भी बनाते ज़्यादा है, फिर भी ऑर्डर ज़्यादा करते हैं, बहुत लोगों को नहीं मिलता, लेकिन कितना सारा फूड वेस्ट हो रहा है, क्योंकि राशन वगैरह आजकल तो फ्री में बट रहा है, तो वैल्यू वैसी रही नहीं, और इसके कारण मीथेन बढ़ता है। और आपको मालूम है CO2 के बाद में सबसे ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस को ये तो मीथेन है। और रही बात गवर्नमेंट की भी, जैसे गडकरी साहब ने उस दिन कहा कि फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल से 40% जो पोल्यूशन होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम पहले स्टेट बनना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करें। और मेरे हिसाब से 1200 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस की फ्लीट मुंबई में लॉन्च हो भी गई है, कई जगहों पर हो रही है, नागपुर में भी कई बसेस है, पुणे में भी चल रही है। और फडणवीस साहब ने भी कहा कि हम जल्द ही उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो ये तो 40%, लेकिन अगर हम वेस्ट ही सेग्रीगेट नहीं कर रहे तो सरकार कैसे ट्रीट करेगी? क्या सरकार के पास में इतना टाइम है? हमें खुद की भी, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो हमें भी ये सिर्फ डेमोक्रेसी होने से नहीं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने ये बातें बतानी चाहिए कि सिर्फ जागना है, सरकार को जगाने के लिए नहीं, जागना है खुद का देश है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, खुद साफ़ करने की हमने बात करनी चाहिए। एयर पोल्यूशन के लिए भी हमने जागरूक होना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते, मैंने आज ही एक फ़ोटो देखी थी, 70 लोग एक बस में आ रहे हैं और 70 लोग 70 टू व्हीलर्स लेके जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा उससे कंजेशन हो रहा है और इतना ज़्यादा ये हो रहा है, और एक बस आ रही है, बस उसमें सब 70 लोग बैठ जा रहे हैं। तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम इम्प्रूव करें, जो कम्यूटेशन है उसकी, जैसे जितने ज़्यादा गाड़ी को रुकना पड़ता है, जितने ज़्यादा ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, उतना ज़्यादा फ्यूल इनएफिशिएंट गाड़ी हो जाती है, उतना ही ज़्यादा उसका जो है पोल्यूशन बढ़ता है। तो जब ये हैसल फ्री रोड्स, हम हाईवेज आज देख रहे हैं, समृद्धि महामार्ग जैसे, जहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलती है, फ्यूल इफिशिएंट होती है,
कार्बन सेव होता है। उसके बाद में जो समृद्धि महामार्ग है उसमें इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स का ध्यान रखा गया है। वहाँ पे जो पहाड़ है उनके बीच से रास्ता बना है, और जो अंडर पासेस बना है वाइल्ड लाइफ के लिए, और जो बीच में जगह बची वहाँ पे प्लांटेशन के साथ में वहाँ पे सोलर चार्जिंग पैनल्स लगाए जिसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। जब मैं समृद्धि महामार्ग से ट्रैवल किया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे साउंड बैरियर्स भी है लगे जगह पे, जहाँ पे मतलब गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे साउंड बैरियर्स लगे। अगर यही रोड अगर फ्रांस का होता, यही रोड अगर चाइना का होता, तो हमारे कितने सारे फेसबुक चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे होता कि देखो चाइना कितना आगे जा रहा है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की इतनी परवाह है, और हमारे यहाँ पे जब हो रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वाधवन पोर्ट इतना सही हो रहा है जो IMEC के साथ में, और जो हमारा जो खेतों का माल सीधा रशिया, मिडल ईस्ट यहाँ जगह, क्योंकि मिडल ईस्ट में फार्मिंग अच्छे से हो नहीं सकती, वहाँ पे उतनी जोग्राफी और वहाँ के जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वो अलाउ नहीं करती, तो वहाँ पे जब जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मॉडर्न होगा उसके बाद इवेंचुअली ऐसा कहा जाता है कि एक बार मॉडर्न हो गया कि फिर ये जो पोल्यूशन वगैरह इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और एक त्रिपाठी जी नाम के एक मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि ये बात सच है कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम एक ही यार्ड स्टिक से इसको नहीं जज कर सकते, बिकॉज इंडिया का क्लाइमेट और जर्मनी के क्लाइमेट में डिफरेंस है। जर्मनी जहाँ पे एक टेम्परेट टाइप्स का आता है वहाँ पे काफ़ी कोल्ड होता है, एयर मूवमेंट डिफरेंट होती है। हम ट्रॉपिकल है, हमारे यहाँ पे एयर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और वाइब्रेंट है। उसके बाद यहाँ के लोगों का जो इम्यूनिटी वो डिफरेंट है, रिस्पॉन्स अलग है। जब धारावी में कोविड देखने को मिला था तब लोगों को लगा था कि यहाँ पे तो इतनी कंजेस्टेड प्लेस है, यहाँ पे तो कोविड से एकदम हैवॉक आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या नहीं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप हो गई और उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी थी वो भी एक स्टडी के बाद ये पता चला कि उनको उनकी सिस्टम को आदत हो गई थी इस तरीके से रहने की, तो इम्यूनिटी उनमें जल्दी डेवलप हो गई। तो भले ही डेथ्स वहाँ पे हुए, लेकिन जितना हमने सोचा था कि इतना करो उतना हुआ नहीं, वहाँ हुआ नहीं। तो ऐसा उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे PM 2.5 या फिर PM 10 वही या फिर CO2 का जो है वही स्टैंडर्ड्स से आप गेज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिचुएशंस अलग है और WHO के स्टैंडर्ड्स बोल के आप इंडिया को हमेशा मतलब सुनवा नहीं सकते। यहाँ पे जो अभी हम भी खुद जो कर रहे हैं, हम भी खुद अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इंडिया की एयर क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। और एक जब ऑफिशियल से पूछा गया कि क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रही हमारी क्वालिटी, उन्होंने बताया, अच्छे लेवल के ऑफिसर है, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग स्टेट और हम एक्सपांड कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हर जगह जाओ आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो ये जो डस्ट वगैरह ये तो बढ़ेगा ही। इसमें सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम चाहते कि हमारा देश डेवलप हो तो हमें भी अपने तरीके से जो है वो चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करो, साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उससे फिटनेस भी हो सकती है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम दे सकते हैं, शेयरिंग वगैरह भी हो सकता है। और ना यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे उसके वीडियो में अगर देखें तो उसने जो पोल्यूशन है उसके डेथ में महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है कहा, उत्तर प्रदेश के बाद। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तो ठीक है स्टेट, लेकिन यूनियन टेरिटरी को भी अगर कंसिडर कर लिया जाए, पूरे भारत में दिल्ली पहले नंबर पर है, जो पोल्यूशन की वजह से हमें डेथ देखने को मिलती है। काफ़ी सारी डेथ दिल्ली में होती है पोल्यूशन की वजह से। अभी रिसेंट डेटा है आज का ही कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है, जो 50 रहनी चाहिए थी, वो 999 पर पहुंच चुकी है। 950 बच्चे आज पैदा हुए हैं दिल्ली में। सोचिए वो किस अवस्था में सांस ले रहे हैं। अब वहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो तो थोप देती है कि भाई हरियाणा की गलती है, भाई पंजाब, अब पंजाब नहीं बोल सकते हैं। पहले तो उनका वही चलता रहता था, पंजाब में जो परेली जलाई जा रही है वो तो आप बायोडिकम्पोजर हमने बनाया है बोलते हैं, दिल्ली में पूरा का पूरा बिछा दो, फर्टिलाइज़र बन जाएगा। अब वो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पोल्यूशन है वो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, अगर इतना ही वो कंट्रोलेबल होता था, क्योंकि पोल्यूशन जो है ना, लोगों को लगता है सिर्फ व्हीकुलर पोल्यूशन है, लेकिन उसी के साथ कंस्ट्रक्शन भी आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन जो है वो फैलता है। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन उसमें गिने तो भाई कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहेगा ना, उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। अब दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की तरफ से क्या किया जा सकता है कि भाई वहाँ पर परेली जो उसका एक मेन सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अब वो निकालते कौन सा है, दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, जिसका 2 दिन में असर खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर, जब आपने कहा डेवलपिंग देश है, उसे पोल्यूशन जो है वो लेवल एक हद तक रहेगा, लेकिन उसको कम करना ये सरकार की जिम्मेदारी ज़रूर रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ
जो सिटीजन्स है वो भी अगर जो प्राइवेट गाड़ियां है वो खुद से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लग जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिल्ली में मैं घूम रहा था उस समय पर मेट्रो में लिखा हुआ था कि जितनी जर्नी है वो टिकट पे आता है कि आप कितना कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको बचा रहे हो, सेव कर रहे हो। तो इससे एक मोटिवेशन भी डेवलप होता है, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। दूसरी धारावी की जो आपने बात की, धारावी के बारे में इन्होंने कहा कि भाई धारावी जो है इतना बड़ा स्लम एरिया है, बाकी पूरी जो बिल्डिंग्स है वो सराउंडेड है, और इससे ये हुआ कि भाई तुमने हमारे हक का सूरज भी छीन लिया। ये उनको शायरी भी याद आई, लेकिन उनको ये याद नहीं आया कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे जी जो है, मतलब महाविकास आघाड़ी जो है, उनके तरफ से जो धारावी है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लाया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। इनफैक्ट मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो धारावी का मतलब सम से जो बाहर निकालने की बात की जा रही है वो खत्म कर, वो नहीं कर किया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो धारावी में है। उसमें जो पहले, इसके पहले जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो धारावी है ये सेकलिंग प्रोजेक्ट जो दुबई बेस्ड थी उसको उन्होंने अवॉर्ड कर दिया था। और अगर आप सेकलिंग ग्रुप को देखो तो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई नहीं देता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सेकलिंग ग्रुप पता है किसके, जो बाहरेन रॉयल फैमिली है उसके फंड्स उसमें आते हैं। तो अगर आप उनको दे सकते हो और अडानी के साथ आपको प्रॉब्लम होगी। और जो उन्होंने एक प्लान भी सजेस्ट किया था और वो प्लान भी उतना कारगर नहीं था, उसके बाद वो कैंसिल हुआ। तो इन्होंने अडानी को जब जो रिन्यू किया टेंडर, तो पहले ऐसा होता था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है हमको एक टेम्पररी शिफ्ट कैंप्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना होने के लिए उन्होंने फर्स्ट फेज में जो है रेलवे की एक जगह वो खरीद रहे हैं जो एम्प्टी है, उसमें 2800 देने की क्राइटेरिया अडानी को ही देना पड़ेगा। तो 2800 दे के वो ज़मीन, और गवर्नमेंट फडणवीस गवर्नमेंट ने भी उसको एक कंपेंसेशन दिया है रेलवे को। अब वो जगह खरीद के वहाँ पे फर्स्ट फेज़ होगा। जब फर्स्ट फेज़ हो जाएगा कुछ लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आगे शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे वो जो होता था शिफ्टिंग वो वाला भी नहीं हो रहा। और जो लोग बोल रहे कि इकोनॉमी को वहाँ पे इतनी ज़्यादा हसलिंग इकोनॉमी है, अराउंड 1 बिलियन के ऊपर रिवेन्यू जनरेट करता है, एक्सपोर्ट होता है धारावी का, बहुत सारा टैंड लेदर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पॉट्स वगैरह। तो उसके लिए भी इकोनॉमिक स्पेसेस वो बनाने वाले हैं। एक लिमिट तक के उनको इकोनॉमिक स्पेसेस तो फ्री मिलेंगे, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इनके इसमें जब उद्धव ठाकरे के इसमें जब था तो सिर्फ ग्राउंड लेवल का ही जो को शिफ्ट करने वाले की बात हुई थी, बाकी की तो बात भी नहीं हुई थी। 100%। और ना ये देखो, जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अभी ध्रुव राठी ने जो लोकल ट्रेन है उसकी बात की। लोकल ट्रेन में इतनी जो जान है वो जाती है। अब आप देखोगे लोकल ट्रेन, उसमें क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोकल ट्रेन है उसको इंक्रीज़ कर दो। गवर्नमेंट ने एसी लोकल ट्रेन्स लेकर आई है। गवर्नमेंट ने जितनी ज़्यादा हो सकती है, मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको 2-2 मिनट में लोकल ट्रेन देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे तो मेट्रोज़ जो है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो शिवसेना जो यूबीटी है उनके तरफ से अपोज किया गया। कितने टाइम तक, कितने समय तक फेज़ 3 जो है मुंबई मेट्रो का अभी अभी ओपन हुआ है, उसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है। आप देखोगे पुणे जो है वहाँ पर मेट्रो भाग रही है, नागपुर में मेट्रो भाग रही है, मेट्रो सिटीज़ बनती जा रही है, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम करने में उनका सहभाग हो रहा है, और इवेंचुअली जो पोल्यूशन है वो कम करने में भी सहभाग हो रहा है। राइट। अभी पुणे में मैनिफेस्टो में जो एक मैनिफेस्टो में नहीं है लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लान है उसमें उन्होंने पुणे में एक अराउंड 200 किलोमीटर्स का बाईपास की बात की है, उससे भी ऊपर कि। और ये बाईपास से क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स आ रहे हैं वो पुणे में अभी भी सही से नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? पुणे इतनी इंपॉर्टेंट सिटी और उसका बाईपास अभी भी सही से हुआ नहीं है। तो यहाँ से काम करना पड़ रहा है। और जो रेलवे में डेट्स की बात की थी, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये कि आप सॉल्यूशन की बात करो, आप प्रॉब्लम को कोई सही से समझे नहीं। तो 2 रेलवे, एक तो वेस्टर्न रेलवेज और सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का एक अलग डेटा है और वेस्टर्न रेलवे का अलग डेटा है। अगर हम कंपेयर करें तो डेथ्स और एक्सीडेंट्स दोनों कम हुए वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों में। और वहाँ के जो डिविजनल मैनेजर लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ डेथ्स कम हुई है। अब सिर्फ डेथ क्या, सिर्फ क्राउडेड होने से, गिरने से ही डेथ हो रही है?
नहीं, बहुत सारे रीजंस है। जैसे वाटर लॉगिंग एक रीज़न होता है। वाटर लॉगिंग में ट्रेन्स थोड़ी स्लो हो जाती है। अब बोलते हैं कि वाटर लॉगिंग के लिए गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इंक्रोचमेंट है और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों ने इंक्रोच कर रखा है। जब वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पहुँचती है तो तलवार लेके वापस वहाँ आ जाते हैं, इंक्रोचमेंट को निकालने नहीं दे रहे। और इससे ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, उसके कारण एम्बुलेंस भी जब होती है तो वो भी होता है। और जब ये ऑफिसर से पूछा गया था कि और कौन से रीजंस है, तो स्लम एरियाज एकदम रेलवे को लग के है। और उसके वो गार्बेज जो रेलवे ट्रैक पे रखा दिया जाता है उसको क्रॉस की जाती है, ट्रेन्स उनको उड़ा देती है। और उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग, तो अभी बीच में आया था कि सेल्फी लेते हुए भी कई लोग गिर के। कई लोग उसमें गिरते हैं और कई लोग जो है वो रेलवे रूट क्रॉस, जबकि वो उस पर पाबंदी है, वो चलता रहता है कि भाई अगर क्रॉस करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो उससे फाइन लिया जाएगा, फिर भी लोग जो है वो क्रॉस करते। कितने तो वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं कि रेलवे ट्रैक पे वो जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर जो रहते हैं वो खींच रहे हैं उनको, उठा उठा के वो बचा रहे हैं, उठा उठा चलती ट्रेन में उतर जाना। ये भी जो चीज़ें हैं ये भी हो रही है, जिसकी वजह से जो अननेसेसरी डेथ है जो प्रिवेंट की जा सकती थी उसको भी बचाया जा सक रहा है। हाँ, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे प्लेटफॉर्म जितना मॉडर्नाइज अभी हुआ है उतना पहले तो नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम कर रही है, मेट्रोज हो रही है और ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए जा रहे हैं, जो हार्बर सी लिंक वगैरह जो है, और जो मुंबई में बना है उससे 2 घंटे की जो जर्नी थी वो 20 मिनट पे आ गई है, 20 मिनट की जर्नी 2 मिनट पे आ गई है। तो इससे भी मतलब ये जो है देवेंद्र फडणवीस को जो टाइटल दिया गया है मेट्रो मैन का और इंफ्रा मैन का, ये तो सही में मतलब पिछले समय में जो कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ओवर दी महाराष्ट्र, पूरा जो महाराष्ट्र में डेवलप हुआ है, प्लस उसी के साथ साथ जिस तरीके से मेट्रो जिस रफ्तार से, जैसा मैंने आपको कहा कि कहने के लिए तो बुलेट ट्रेन की ही बातें होती है, कहने के लिए मेट्रो की भी बातें होती है, पहले भी कही हुई है। पहली मेट्रो की जब फडणवीस आए थे 2014 में, उससे पहले 11 किलोमीटर मुंबई में से मेट्रो भागती थी, अब वही 60 किलोमीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। तो इससे हमको पता चलता है कि कम समय में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है ये ग्रोथ के तरफ लेकर जाता है महाराष्ट्र को, रैदर दैन कि सिर्फ बोलते रहना कि हाँ वैकेंसीज है तो भर दो, वैकेंसीज है भर दो। उससे सिर्फ बोलने से ये बातें जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है।